एक मिडिल इनकम एज ग्रुप वाले जो लोग हैं हमारे कंट्री में, वो ऐसी क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक लीप नहीं ले पा रहे हैं टू मेक वेल्थ। कि ये व्यक्ति जो है इसके पास लिक्विड में 2.5 लाख करोड़ रुपए है। 2.5 लाख करोड़ एक ट्रेडर के पास इलॉन मस्क से ज्यादा वेल्थ है, और इंटरेस्टिंगली एक हफ्ते के अंदर उसने सारे पैसे उड़ा दिए। ओह माय गॉड। यस, ये व्यक्ति है। आज अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, 10 लाख रुपए से कम लेके अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप गधे हैं, और इससे भी बड़े आप गधे तब होते हैं जब FNO में सक्सेसफुल होना इज मोर डिफिकल्ट देन बिकमिंग एन IAS ऑफिसर इन आवर कंट्री। अगर एक सिंपल इनकम अर्नर एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, स्टेप अप भी करता है और लॉन्ग टर्म विजन भी रखता है, तो वो कंपाउंडिंग को क्यों मिस कर जाता है? कंपाउंडिंग का सबसे सिंपल तरीका है समझने का। हमारे देश में 25 से 30 ही ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी कमांड करती हैं, जिन पे रिस्पेक्ट है, जिनको लोगों को पता है। एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ना है तो आपको बस 3 चीजें करनी है। सबसे पहले राइजिंग सेक्टर्स को कैसे पहचानें? 2008 में एक IPO आ रहा था, बहुत तब का सबसे बड़ा IPO था। वो 60 सेकेंड्स में उनके ओनर के अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपए आ गए। तो शाहरुख खान की जो मैनेजर है, हाँ। शी इज आल्सो अर्निंग 60 crores a year. Absolutely. Because she is making his life simpler. Yes, and जैसे जैसे एक्टिव इनकम बढ़ रही है, हम अपने लाइफस्टाइल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। हमारे देश के जो सबसे धनी इंसान है, उन्होंने अपने सबसे बड़े दोस्त कम एडवाइजर को 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया। हेलो माय लवली ऑडियंस, हाउ आर यू डूइंग? आप सब कैसे चल रहे हैं? आज का ये एपिसोड ना मेरे लिए बहुत स्पेशल है, क्योंकि आज के जो हमारे गेस्ट हैं, ही इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी मैन. ही इज़ समवन हु हैज़ बीन sabotaging the content creation industry with his knowledge, facts and brutal truths. इनकी एक स्पेशलिटी है, ये बिना नाम लिए अपने उस आइडेंटिटी की इतनी अच्छी फैक्ट स्टोरीज बता देते हैं, और स्पेशली ये कहते हैं कि कमेंट्स में बताइए हम किसके बारे में बात कर रहे हैं. तो क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? प्लीज़ बताइए कमेंट्स में. ये एपिसोड आपको एंड तक देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे कि क्या मिस्टेक्स हैं जो एक कॉमन मैन अपनी फाइनेंशियल जर्नी में करता है, क्यों वो वेल्थ बना नहीं पाता, और क्या ऐसे छोटे छोटे एरियाज़ हैं जिन पे अगर आप डिसिप्लिन फॉर्मेट पे फोकस करेंगे तो आप अपनी वेल्थ बहुत आराम से बना लेंगे. क्या आपको समझ में आया मैं किन के बारे में बात कर रही हूँ? अभी भी नहीं आया? थोड़ा सा और बताती हूँ. ही हैज़ बीन अ ट्रेडर, इन्वेस्टर एंड एन एजुकेटर, especially for the finance field, but now he can talk about anything in this world: business, Bollywood, geopolitical, और you name it, religious also. अब ये spiritual topics पे भी बहुत अच्छी बातें करते हैं. अभी भी नहीं समझ में आया? चलो आप बता देते हैं. So we have today with us on this show the OG Mr. Abhishek Kar. थैंक यू सो मच. आई वुड लाइक टू ऐड ओवर हियर कि इतना अच्छा इंट्रोडक्शन इससे पहले किसी ने नहीं दिया, तो कूडोज टू दैट. एंड आई होप कि आज की इस वीडियो से हम जितना हो सके ज़्यादा वैल्यू देने की कोशिश करेंगे, स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स, बिकॉज आई पर्टिकुलरली वांट कि जितने आपकी ऑडियंस हैं वो फाइनेंशियली और लिटरेट हों, एजुकेटेड हों, सिंपल तरीके से, और ढेर सारा पैसा बनाएं. बिल्कुल, ढेर सारे पैसे के लिए तो हम सब बिल्कुल एक्साइटेड रहते हैं कि कुछ ऐसा पता चल जाए कि यहाँ पैसा बनने वाला है, एंड वी आर ऑन टू इट. तो अभिषेक जी, मेरी क्यूरियोसिटी बिफोर माय ऑडियंस सेज, क्योंकि आपको मैंने एक चीज़ कहते हुए सुना है कि आप नाम नहीं बताएंगे पर फैक्ट्स पूरा बताएंगे, और आपको नोटिस से डर नहीं लगता. व्हाट इज़ दैट थिंग इन यू विच मेक्स यू रिसर्च समथिंग सो डीपली, एंड आप उसको इतना सिंप्लीफाई कर देते हैं और डिकोड कर देते हैं कि हमारी ऑडियंस आपकी फ़ैन हो गई है? So first of all, why do I do so much of research? Why do I do so much of reading? उसका एक simple सा fact है. When I stepped into the world of investing and trading, मैंने एक चीज़ common देखी है. जितने भी बड़े निवेशक देखे, जितने बड़े भी traders देखे, उनमें एक चीज़ common होती है. They are voracious readers and they are extensive researchers. मैं अगर example दूँ, तो वॉरेन बफेट सर अपने पीक पे 7 से 8 घंटे किताबें पढ़ते थे. चार्ली मंगर, जो लेट चार्ली मंगर उनके पार्टनर रहे वॉरेन बफेट सर के, वो करीब करीब अपने आप को कहते थे एक पॉलीमैथ होना चाहिए, आपको हर सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए. स्विस नाइफ थ्योरी उनकी रहती थी कि आपको सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं, इन्वेस्ट करना है तो आपको बायोलॉजी पता होनी चाहिए, स्पिरिचुअलिटी पता होनी चाहिए, साइकोलॉजी पता होनी चाहिए, एंड देन यू शुड एक्चुअली इन्वेस्ट. चार्ली मंगर करते थे.
इवन इफ़ यू टॉक अबाउट आर इंडियन इन्वेस्टर, चाहे आप मोतीलाल ओसवाल के रामदेव अग्रवाल सर की बात करें, विजय केडिया सर की बात करें, आप किसी की भी बात करें, रमेश दम्मानी सर की बात करें, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं वो लोग कहीं ना कहीं वहाँ पे इन रिसर्च और अपनी रीडिंग स्किल्स पे इन्वेस्ट करते हैं। अब आप देखेंगे कि इसका रिजल्ट क्या होता है। रिजल्ट आपको इनके नेटवर्थ पे दिख रहा है। ये नेटवर्थ ऐसी चीज़ नहीं है जो उन्होंने 1 साल 2 साल 5 या 10 साल में बनाई है। दिस इज़ ओवर 15 20 30 ईयर्स जो उन्होंने इतना ह्यूज फॉर्म में अपने नेटवर्थ को बनाया है। आज अगर हम बात करते हैं काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स की, स्पेसिफिकली मिड कैप इन्वेस्टर्स, अगर मैं बात करूं मुकुल अग्रवाल जी हो गए, उनकी बात करूं, विजय केडिया सर की भी बात करूं, तो आप जाके देखेंगे आज से 10-12 साल पहले इन लोगों की नेटवर्थ वॉज 200 करोड़ 300 करोड़। बट हाउ नॉलेज हैज़ कंपाउंडेड देयर स्किल्स एंड द वेल्थ हैज़ ऑल्सो कंपाउंडेड। आप देखोगे आज वही 1200 करोड़ 2000 करोड़ की हम बात करें उनके नेटवर्थ की। सो मेरा रिसर्च पहला, देखिए हर इंसान बोलने के लिए बहुत इजीली बोलेगा कि मैं दूसरों के लिए कर रहा हूँ, पहला तो खुद के लिए। बिकॉज द मोर आई रीड, द मोर आई अंडरस्टैंड, द मोर आई एम एबल टू रेक्टिफाई माई मिस्टेक्स। मैं अपनी गलतियों को और सुधार पाता हूँ, उस पर और ज़्यादा वर्क कर पाता हूँ और इवॉल्व होता हूँ। दैट इज़ नंबर 1। दूसरा, मैं नाम क्यों नहीं बताता हूँ ये भी आपके चैनल पे बता देता हूँ। बिकॉज आई वॉन्ट कि वो आपने कहावत सुनी होगी कि एक व्यक्ति को अगर आप मछली दोगे तो वो एक दिन खाएगा, आप मछली पकड़ना सिखा दो तो वो जीवन भर खाएगा। यस। सो मेरा उद्देश्य ये रहता है कि सामने वाले को जब मैं कहता हूँ कि भाई अब मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, आप गूगल कीजिए, थोड़ा सा मैं सारे हिंट्स दे देता हूँ, तो वे व्यक्ति अपनी जब रिसर्च करता है, एक एडिशनल स्टेप लेता है, तो उनकी नॉलेज खुद की और गेन होती है। बिकॉज वो सिर्फ एक चीज़ नहीं पढ़ता, उसको 2 नई और चीज़ें पता लग जाती हैं। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ क्या कहता हूँ कि आज हमारे देश के एक बहुत बड़े निवेशक हैं जिन्होंने 4 लाख करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति बनाई हुई है, उनके पिताजी बॉल बियरिंग के बिजनेस में काम करते थे, वो बीकॉम के ड्रॉप आउट रहे हैं, वो काफ़ी सारे लोगों के गुरु हैं, उनके खुद के गुरु चंद्रकांत संपत जी रह चुके हैं और मनु मानिक जी रह चुके हैं। अगर मैं इतने हिंट्स भी देता हूँ तो लोग यहाँ पर गूगल करके कमेंट करके बता सकते हैं कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, और वो एक बहुत बड़ा रिटेल चेन चलाते हैं उनके। आइस। So तो अब नाम कमेंट्स में बताइएगा। एग्जैक्टली, तो नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि आई एम गिविंग इनफ सफिशिएंट Yes. हिंट्स। अब यहाँ पर कभी कभार नंबर्स में मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। Okay. 4 लाख करोड़ की जगह वो 4,31,00,000 करोड़ होंगे, क्योंकि बेस्ड ऑन नेटवर्क चेंज हो रही है, ये सारी चीज़ें। दैट डजेंट मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपने जाके वो ढूंढा, उनके बारे में पता कि यू गॉट इंस्पायर्ड कि यार एक बीकॉम के ड्रॉप आउट हैं जो जिनके पिताजी का दुर्भाग्यवश देहांत हो गया था जब वो यंग थे, बट स्टिल ही हैज क्रिएट अ ह्यूज एम्पायर। ही इज नॉट लिटरेट इन दैट सेंस कि भाई वो कॉलेज उनने पूरी एजुकेशन कंप्लीट नहीं करी, बट उनकी क्यूरियोसिटी, उनकी लर्निंग उनको यहाँ तक लेके आई। सो दैट इज़ द कोर मैसेज। तो जो समझदार होते हैं वो समझ जाते हैं। बिकॉज व्हेन आई एम पासिंग थ्रू एयरपोर्ट्स, व्हेन आई एम पासिंग थ्रू टेम्पल्स, अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेस, जो मेरे साथ हैं, जहाँ जिन स्टूडियो में हम बैठे हैं, वो लोग भी जानते हैं, जब मैं बाहर जाता हूँ इतने सारे लोग जाते हैं, मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि आपको हमने सुना, उसके बाद हमने गूगल किया, फिर हमको पता लगा, तो हम भी इम्प्रेस थे कि क्या बात है। आपने एटलीस्ट उनके अंदर लर्निंग एबिलिटीज को क्रिएट किया। एब्सोल्युटली, बिकॉज देखिए आज के समय पे हम सबकी अटेंशन स्पैन गोल्ड फिश से भी कम हो गई है। बिल्कुल। 8 सेकंड से कम हो चुकी है। ऐसे अटेंशन स्पैन के साथ लर्निंग तो भूल ही जाओ, आधे लोग कर ही नहीं रहे। हम सब शॉर्ट्स एंड रील्स को सिर्फ स्क्रॉल कर रहे हैं। टॉकिंग अबाउट लॉन्ग फॉर्म पॉडकास्ट, अगर कोई समय दे रहा है तो मैं चाहता हूँ उसके समय का इफेक्टिव यूटिलाइजेशन हो। जो लॉन्ग फॉर्म में देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीखे, समझे और अपने नॉलेज को अपग्रेड करे, तो दैट रिमेन्स द इंटेंशन। वंडरफुल, ही सो ब्यूटिफुली एक्सप्लेन्ड हिज रिसर्च एनालिटिक्स। सो गोइंग फॉरवर्ड, मेरा जो मैंने अपने बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपके लिए प्रिपेयर किए थे, पर मुझे ऐसा लगता है आई हैव ऑलमोस्ट लॉस्ट होल्ड ऑफ ऑल ऑफ देम। अब मैं जो फ्लो के साथ आएगा आपसे पूछती जाऊंगी। तो मेरे को आप सबसे पहले ये बताएं, क्योंकि आप बहुत लर्निंग एबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं और आप एजुकेटर रहे हैं और हैं भी आज भी। आपने बस फॉर्मेट ही चेंज किया जो मासेस को एटलीस्ट रीच कर पा रहा है। तो सबसे पहली चीज़ हम वहाँ से स्टार्ट करेंगे कि एक मिडिल इनकम एज ग्रुप वाले जो लोग हैं हमारी कंट्री में, विच आर मेजरली पॉपुलेटेड हमारी कंट्री, वो ऐसी क्या फाइनेंशियल मिस्टेक्स कर रहे हैं जिसकी वजह से वो एक लीप नहीं ले पा रहे हैं टू मेक वेल्थ। ओके ओके, सो एग्जाम्पल्स के साथ सारे हम एक एक करके समझते हैं। पहले मैं एग्जाम्पल देता हूँ, फिर मैं कंसेप्ट समझाता हूँ। सो एक व्यक्ति होता है, उसके पास एक समय पे इलॉन मस्क से ज़्यादा लिक्विड वेल्थ होती है। ओके। इलॉन मस्क जो आज रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। यस, उनसे ज़्यादा लिक्विड की बात कर रहा हूँ मैं, स्टॉक स्पेसिफिक नहीं कह रहा हूँ, Yes, लिक्विड इन द liquid. सेंस उनके बैंक अकाउंट में, उनकी ट्रेडिंग अकाउंट में है। वो व्यक्ति के पास अखबार छापते हैं, हर कोई छापते हैं, पहले कोई जानता नहीं है, बट अचानक से उनके बारे में छापते हैं कि ये व्यक्ति जो है इसके पास लिक्विड में 2.5 लाख करोड़ रुपए हैं। 2.5 लाख करोड़ एक ट्रेडर के पास इलॉन मस्क से ज़्यादा वेल्थ है, और इंटरेस्टिंगली एक हफ्ते के अंदर उसने सारे पैसे उड़ा दिए।
ओह माय गॉड, यस, ये व्यक्ति है बिल हुआंग करके, आर्कियोस कैपिटल, आपने आज से 2-4 साल पहले सुना होगा इनके बारे में, आर्कियोस कैपिटल। सो ये व्यक्ति क्या है कि इनके चक्कर में क्रेडिट स्विस हो गए, गोल्डमैन सैक्स हो गए, काफ़ी सारे प्रोमिनेंट बैंक्स थे, उनको 150 साल में 150 ईयर्स की हिस्ट्री में जितना लॉस नहीं हुआ एक व्यक्ति ने करके दे दिया था। ओके, सो व्हाट वाज हिज मिस्टेक? और ये मिस्टेक 2 बार हुई थी, इससे हमको लर्निंग क्या है वो भी मैं समझाऊंगा। तो ऑलमोस्ट अराउंड 2007-2008 जब लेमन ब्रदर का क्राइसिस हुआ, सीडीओ कोलेटरल डेट ऑब्लिगेशन वाला सारा चीज़ हुआ, उस समय पे एक चीज़ चलती थी कॉल्ड निंजा लोन्स। सो निंजा लोन्स इज नो इनकम नो सैलरी वाले लोन्स, मतलब हाँ, जिनके पास सैलरी भी नहीं थी, इनकम भी नहीं थी, उनको भी लोन सैंक्शन हो रहे थे, बिकॉज इंटरेस्ट रेट्स इतने कम थे कि भाई आपके पास कुछ भी चीज़ नहीं होगी, आपको लोन्स में तो उसको निंजा लोन्स कहते थे। तो उस समय पे जब उनने देखा कि हर जगह पे मेल्टडाउन हो रहा है, तो उन्होंने एक वी से नाम होती है कंपनी का नाम शुरू, ऑटोमोबाइल है, आप लोग कमेंट्स में गेस करेंगे। तो उन्होंने उस कंपनी के शेयर्स को शॉर्ट्स करना शुरू किया, उन्होंने Okay. उस समय पे शॉर्ट्स करना शुरू किया। अब इंटरेस्टिंगली वो लेवरेज शॉर्ट लेवरेज के बिना हो नहीं सकता, वो लेवरेज कर करके करने लग गए। उनका सिंपल सा थ्योरी था, सब कुछ मेल्टडाउन हो रहा है तो ये तो बिल्कुल मेल्टडाउन होगा। अब इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि उसी समय पे उस कंपनी ने, जब सारी जगह मेल्टडाउन हो रहा था, उन्होंने कुछ अनाउंसमेंट्स किए जो उनके फेवर में थे, अराउंड सम मर्जर्स एंड एक्विजिशन, जो उनके रेवेन्यूज़ को बढ़ाने वाला था, प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ाने वाला था। वो ऊपर जाने लग गया। अब क्या होता है जब आप लेवरेज लेते हो, लेवरेज का अर्थ क्या होता है कि आपके जेब में 10,000 रुपीज़ हैं, लेकिन आप 50,000 के ट्रेड्स ले रहे हो। तो वो और बड़े बड़े ट्रेड्स ले रहे थे, बिकॉज बैंक्स और इंस्टीट्यूशंस को उन पर इतना भरोसा था कि ये व्यक्ति हमेशा पैसा बनाता, तो ये इधर भी बनाएगा। अनफॉर्चुनेटली क्या हो गया कि उस कंपनी का वैल्यूएशन आज तक उतना ज़्यादा नहीं हुआ जितना उस समय पे हो गया, विद इन 3 मंथ्स। एंड दैट टाइम ही वाज लेवरेजिंग। यस, अब भी बात नहीं बिगड़ी। बात कब बिगड़ी कि वो व्यक्ति उनको शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है, शॉर्ट कर रहा है। फाइनली उनको वहाँ पे क्या करना पड़ा कि भाई उनके मार्जिन कॉल्स आने लगे। मार्जिन कॉल्स बेसिकली ब्रोकर जब कहता है कि आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हो और ये सारे क्लाइंट फंड्स हैं, सो ही गॉट द मार्जिन कॉल एंड देन ही हैड टू कवर द शॉर्ट। इनका दुर्भाग्य ये रहा कि इसी के बाद जो फाउंडर्स थे इस कंपनी के, वो सोचे यार इतना ज़्यादा कैसे शेयर वैल्यू बढ़ गया, हमको भी हजम नहीं हो रहा। इनके निकलने के बाद उन लोगों ने भी एग्जिट कर लिया, उसके बाद वो स्टॉक गिरा। तो फर्स्ट थिंग जो बिल हुआंग ने गलती करी थी वो था कि भाई अपनी औकात से ज़्यादा आप जब लेवरेज लेके ट्रेड शुरू कर देते हो, द वेरी फैक्ट कि आपको ब्रोकर दे रहा है 5x लेवरेज का मतलब नहीं कि आपको 5x से ट्रेड करना है, आप 2x से भी करो। दैट्स द मोस्ट इम्पोर्टेंट। ब्रोकर तो चाहेगा आप जितना ज़्यादा ट्रेड करो उनका उतना ज़्यादा इनकम होगा। यस, ब्रोकरेज उनका पर्पस है, ब्रोकरेज। एब्सोल्युटली। आप सोचिए जिस ट्रेडर ने पूरी ट्रेडिंग कम्युनिटी को मिसाल बने, वो सबके इंस्पिरेशन बने, उनकी खुद डेथ बिकॉज ऑफ लेवरेज हुई थी। जैसे लिवरमोर एट द पीक ऑफ हिज करियर ट्रेडिंग से उन्होंने 1.3 बिलियन डॉलर इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न बनाए थे। 1.3 बिलियन डॉलर इन्फ्लेशन एडजस्टेड, मैं 40-50 साल पहले की बात कर रहा हूँ, कितना बड़ा पैसा होता है। एग्जैक्टली। बट एक बार वो वाइप ऑफ हुए थे, उन्होंने वापस रिकवरी करी। दूसरी बार हुए, वापस रिकवरी करी। ओके। थर्ड टाइम साइकोलॉजिकल डैमेज इतना हुआ। एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। जब 1929 का एक क्रैश हुआ था, हम ग्रेट डिप्रेशन कहते हैं, उस समय पे जब ग्रेट डिप्रेशन हुआ तो 3 दिन तक 2 व्यक्ति अपने घर नहीं आए, और उस समय पे ना मोबाइल था ना ये था। तो 2 बीवियां बड़ी परेशान थी, एक जो रियल एस्टेट में काम करता था और एक जो स्टॉक मार्केट में काम करता था। अब अब्राहम था जो रियल एस्टेट में काम करता था और जेसी लिवरमोर था जो ट्रेडिंग में काम करता था। और जैसे ही वो दोनों घर आए एक ही दिन रिस्पेक्टिव, तो दोनों की बीवियां रो रही हैं, अरे हम बर्बाद हो गए क्योंकि मैंने तो आसपास देखा सब स्टॉक मार्केट वाले। और वो सोच रहा है कि भाई मैं कैसे बताऊं कि भाई मैंने जीवन का अपना सबसे बड़ा पैसा बनाया बिकॉज ही वाज शॉर्ट। ओह ओके। सो बोले अच्छा, बोले मैं रिचेस्ट वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन्स बन गया हूँ। ओके। सो बोले ठीक है। अब्राहम रो रहा है क्योंकि रियल एस्टेट में 40% का उसको नुकसान हो गया है, उसका पूरा 40% घाटा हो गया। 5 साल बाद अगेन सेम काइंड ऑफ सिचुएशन होती है। जेसी लिवरमोर एक होटल में बैठ के अपने आप को गोली मार देते हैं। ओके। लेकिन वो वाला व्यक्ति खुश है, पता है क्यों? बिकॉज ही वॉज नॉट लेवरेज्ड। हाँ, अब्राहम अब्राहम वापस वहां से उड़ वापस गए, उड़ गया। बट जेसी लिवरमोर तो फर्स्ट द बिगेस्ट मिस्टेक जो आज के समय पे हर ट्रेडर ले रहा है। सॉरी टू से मैं बहुत ब्लंट चीज़ें कहता हूँ, तो मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। आज अगर इंडियन कंटेक्स्ट में देखें, 10 लाख रुपए से कम लेके अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करें तो आप गधे हैं। मत आइए। गधे हैं, मैं सही बोल रहा हूँ। और इससे भी बड़े आप गधे तब होते हैं जब इस 10 लाख को आप गवा के वापस रिकवर करने के लिए वापस फ्यूचर एंड ऑप्शन करें, आप उससे बड़े भी गधे हैं।
कुछ लोग बोलोगे अरे नहीं इंस्टाग्राम ये वो, मैं सिंपल सा फैक्ट दे रहा हूँ ना, फोर्ब्स टॉप 100 की लिस्ट में जाके मुझे एक नाम बता दीजिए जिसने फ्यूचर एंड ऑप्शन केवल करके, क्लाइंट का नहीं खुद का खुद का पैसा पैसा। करके उसने $1 बिलियन कमाए हैं। फॉरगेट अबाउट बिलियन, $100 मिलियन कमाए हैं इंडिया में रह के। आप बताओ, चलो विदेश की भी बात करूं, आपको करोड़ों में एक एग्जाम्पल दिखेगा। इससे ज्यादा प्रोबेबिलिटी हमारे देश में आईएएस बनने की होती है। एफएनओ में सक्सेसफुल होना इज मोर डिफिकल्ट देन बिकमिंग एन आईएएस ऑफिसर इन आवर कंट्री। प्लीज एक्सेप्ट दिस फैक्ट। जब सेबी कहती है 96% लोग नुकसान कर रहे हैं, आपको रोज एक डिस्क्लेमर मिलता है कि अब 93% लोग नुकसान कर रहे हैं फ्यूचर ऑफ, तो भाई साहब आपके सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर ज्यादा जानते हैं, आपके लोग दूसरे जानते हैं, या सेबी जिसके पास सबका चिट्टा है वो ज्यादा जानती है? तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये जितना लुक्रेटिव बाहर दुनिया दिख रही है उतनी लुक्रेटिव है नहीं। रियल टाइम स्टोरी रियल इज टाइम, डिफरेंट। एग्जैक्टली। अब कुछ लोग यहाँ पे, मैंने इसलिए बोला कुछ लोग ऑफेंड होंगे कि 10 लाख रुपए भाई कमाने में इतना टाइम लगता है, तो बॉस अगर आपको इतना ज़्यादा पैशन है, वर्क ऑन योर स्किल्स एंड डोंट टेल मी कि आज एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज, इवन इफ इट इज़ नॉट आईआईटी, इफ यू हैव स्किल्स, आपको इतने का पैकेज नहीं लगता, आप 2 साल में उतनी सेविंग कर सकते हो। बिल्कुल सही बात है। So, पहले आप वो करो ना। बट दूसरी मिस्टेक पे आप आ जाते हैं, Okay, इसी से रिलेटेड है, एंड दैट इज आपके पास पैसा नहीं है, आपने बोला मैं फुल टाइम करियर बनाऊंगा, अब आप लेते हो लोन और बोरोइंग। देयर आर लॉट ऑफ पर्सनल एप्स जहाँ से बच्चे ले लेते हैं, उसके बाद आप गवा देते हो और आप आपके फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स ट्रेडर्स को डीएम करोगे, सर मेरा नुकसान हो गया, मैम मेरा नुकसान हो गया, प्लीज़ आप मेरे को 1 लाख दीजिए मैं ट्रेडिंग करके। भाई साहब जिस ट्रेडिंग ने आपका पैसा गवाया उसी से आप रिकवर करने की बात कर रहे हैं। ओके, Now, some डूबती would नाव में सवार क्यों होना चाह रहे हो? एब्सोल्युटली। अब कुछ लोग ना इसको सोचेंगे अभिषेक पेसिमिस्टिक हो रहा है, नहीं मैं रियलिस्टिक हो रहा हूँ। इट्स गुड टू बी ऑप्टिमिस्टिक बट इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू बी रियलिस्टिक। कुछ लोग कहेंगे राकेश झुनझुनवाला जी ने क्या, राकेश झुनझुनवाला जी उस समय पे उनका ऑफिस बीएससी से 1 कदम दूर था। उस समय पे 5,000 शेयर्स ट्रेड नहीं करते थे, उस समय पे गिनती के अच्छे 50 से 60 शेयर्स थे। अब आप बताओ उस व्यक्ति के पास कितने फायदे हैं, नॉलेज एक्सेस, मेंटर एक्सेस, कितने सारे एक्सेस हैं, आपके पास है नहीं है। अब बोलोगे नॉलेज तो है, भाई आपके पास आज जो नॉलेज एक्सेस की आप बात कर रहे हो वो एसिमेट्रिक हो गया, सबके पास है। आज आपको ब्लूमबर्ग का टर्मिनल नहीं चाहिए कि भाई मेरे पास एक टर्मिनल होता है, आपको पता ही होगा ब्लूमबर्ग टर्मिनल, उसके लिए एक नेटवर्थ होना चाहिए, उसके लिए आपको महीने का 3 लाख खर्च करना पड़ेगा जो मेंबरशिप लेनी भी पड़ती है। एब्सोल्युटली वो ऐसा नहीं मिलेगा आपको। तो आज उसकी जरूरत नहीं, बिकॉज आज डेटा इज एवरीवेयर। अवेलेबल। आज 100 वेरिएबल्स अवेलेबल है, वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जस्ट नीड 3 to 4 वेरिएबल्स जिससे कि आप अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। फाइंड योर ओन नीश, आई बिलीव। सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस जो Yes, वॉरेन बफेट कहते हैं, absolutely, अपना हाँ, नीश निकालो। बिल्कुल। आप एक कॉमन चीज़ देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। रमेश दमानी सर बहुत बड़े इन्वेस्टर हैं, उन्होंने सबसे ज़्यादा पैसा बनाया इन्फोसिस और आईटी कंपनीज में लगा के। उनके गुरुदेव है राधा किशन दमानी सर, उन्होंने वैल्यू इन्वेस्टिंग करी इन कंपनीज लाइक आईटीसी, एचडीएफसी बैंक, वहाँ से उन्होंने कमाया है। उनके जो गुरुदेव थे चंद्रकांत संपत जी, उन्होंने कमाया माइको जिसको बॉश कहते हैं, नेस्ले, इस तरह की कंपनीज को बहुत लंबे टाइम तक होल्ड कर करके। इनके ग्रुप में राकेश झुनझुनवाला जी थे, उन्हें इनिशियल कॉर्पस ट्रेडिंग से बनाया, बाद में उन्होंने टाइटन, क्रसल, इस तरह की जगह पे इन्वेस्टमेंट करके किया। वो ग्रोथ इन्वेस्टिंग भी करते थे, ये वाली चीज भी करते थे। अगर आप बाहर भी जाके देखेंगे, वॉरेन बफेट सर पहले बेंजामिन ग्राहम को फॉलो करते थे और वो करते थे भाई मैं किस तरह सस्ते में कंपनी खरीद सकूं। उनके लाइफ में चार्ली मंगर आया, उन्होंने कहा भाई कोको कोला जैसी कंपनी खरीदो। ही वेंट इनटू हार्डकोर होल्डिंग गुड बिजनेसेस फॉर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो वो उस चीज को करे। अगर हम बात करते हैं पॉल ट्यूटर जोन्स की, तो उन्होंने कमोडिटीज ट्रेडिंग करी, ब्लैक फ्राइडे, ब्लैक वेडनेसडे में उन्होंने पैसे कमाए, वहां से किए। अगर आप बात करेंगे जिम साइमंस, जो लेट जिम साइमंस हैं, उनने कैसे, उनने क्वांटिटेटिव ट्रेडिंग करी, उन्होंने सो आप एक चीज देखिए, एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे ऑफ इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली उनके कोर प्रिंसिपल सिंपल है कि रिस्क अपनी औकात के हिसाब से लेना है, लेवरेज अगर ले रहे हैं अपनी औकात के हिसाब से ले रहे हैं, बोरोड फंड ज़्यादा नहीं लेना है, और उस बेसिस पे वो ट्रेड एंड इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो भाई व्हाई आर यू सीकिंग एग्जांपल्स फ्रॉम इवन फ्रॉम अस और ऑल द पीपल ऑन सोशल मीडिया? गो एंड टेक फ्रॉम द बेस्ट एंड टेस्ट इट ऑन अ स्मॉलर अमाउंट। एब्सोल्युटली। मैं बोलता हूँ शुरू करो बस 1,000 रुपए से, नॉट मोर देन दैट। कन्विक्शन भी आनी चाहिए आपको करने से पहले। मुझे तो पर्सनली ऐसा फील होता है कि अगर आप किसी को इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर रहे हो और कन्विक्शन नहीं आ रही है, 1-2 बार कर लिया, 3 बार कर लिया, 4 बार कर लिया, अगर आपने वो मिस्टेक कर ली ना 1-2 बार, वो आप करते ही रहोगे। एब्सोल्युटली आपको वो सीप इन नहीं करेगा। और इस मिस्टेक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है पता है? आपके पास 10 लाख रुपए हैं जो आपने सेविंग्स में लगाए हैं, सेविंग्स के वो 10 लाख रुपए लेके आप ट्रेडिंग करने आ गए, अपनी लाइफ की पूरी पूंजी करी। ये अगर 10 लाख आपने गवा दिए ना, तो आपका सिर्फ कैपिटल लूज नहीं होता, आपका पूरा कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है, और एक कॉन्फिडेंस रिकवर करने में आपको 5 साल लग जाएंगे। Yes, and by that time you will miss out a very A important very phase big, of your life. Absolutely. Risk appetite with age change होती है। एब्सोल्युटली। और फिर उस एज में आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, नो यू कांट अफोर्ड टू डू दैट। Yes.
पता है शेयर मार्केट का जो तीसरा प्रॉब्लम इज नॉट जस्ट शेयर मार्केट, वेल्थ रिलेटेड, दैट इज कंपैरिजन. ओके. कंपैरिजन इज द रूट कॉज ऑफ ऑल द इविल. अभी आप एकदम खुश होंगे कि मेरे पास एक स्कॉर्पियो है, लेकिन आपके दोस्त ने जैसे ऑडी ले ली आप एंड सडनली यार आपको अपनी स्कॉर्पियो बुरी लगने लग जाएगी एब्सोल्युटली जो आपने शायद अभी 2 महीने पहले ली है. एब्सोल्युटली वो भी बुरी लगने लग जाएगी एंड यू विल हैव यार आई मेरे को एग्री. ये चाहिए. आई टोटली एग्री. एंड देन यू गेट इनटू द ग्रीड लूप. आपको ये समझना पड़ेगा कि यू डोंट नो सामने वाले ने कितने साल बिता हैं, कितना एफर्ट लगाया है, उसने क्या चीज़ करी है. It is not just about luck or taking outrageous bets into the market. That is not going to make you sustainable wealth. बिल हुआंग, आप सोचिए एलॉन मस्क से ज़्यादा पैसा था, जेसी लिवरमोर इतना ज़्यादा पैसा था, बट इवेंचुअली दे लॉस्ट इट ऑल. ये तो बड़े बड़े ट्रेडर हैं कि ये मैं उन लोगों के लिए कह रहा हूँ कि भाई मैंने 10 साल से देखा उन लोगों ने पैसा बनाया, भाई ये ने 13 साल में गवाया. आप इस चीज़ को समझिए. तो आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी. तभी आप जब बात करते हैं ना कि कुछ लोग कहते हैं कि यार वॉरेन बफेट सर की जो बर्कशायर हैथवे है वो $500 बिलियन के कैश पे बैठी है. कितने बड़े बेवकूफ़ है वो. बेवकूफ़ नहीं है, वो अपना रिस्क मैनेज कर रहे हैं. उनका कैपिटल, उनका स्टेचर इतना बड़ा बन गया है कि वो अगर कहीं पर इन्वेस्ट करेंगे उनको इतना सोच समझ के करना पड़ेगा कि उससे बेटर ही फील्स कि कैश Cash इक्विवेलेंट equivalent, मेरे लिए बिल्कुल. अभी फ़िलहाल के लिए बेटर है. मेरे को जब अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मेरा पैसा बनेगा. चौथी चीज़ है हमारा फोमो. समथिंग रिलेटेड टू दिस थिंग बट इट इज़ लिटिल डिफरेंट. When I say FOMO, fear of missing out, आपको fear of missing out नहीं होना चाहिए, आपको JOMO होना चाहिए, joy of missing out. The point is कि हमारे अंदर contentment नहीं है. आप एक चीज़ देखो, जिन लोगों ने, हम पूरी हिस्ट्री के हिसाब से, शेयर बाज़ार की हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं, 91-92 में एक बहुत बड़ी रैली आई, ACC जैसा स्टॉक 300 रुपये से 10,000 हो गया. बहुत लोगों को तब फोमो हुआ कि भाई मेरे तो सीमेंट स्टॉक्स, तब सीमेंट का थीम था, मेरे सीमेंट स्टॉक्स रह गए, ओ माय गॉड आई मेड अ ह्यूज लॉस. उसके बाद एक डंप आया, कोई बात नहीं, आपने वो मिस किया, इट्स ओके. उसके बाद 1997 से लेकर 2000 के बीच में सिर्फ 3 सेक्टर्स चलते थे. एक चलता था टेलीकॉम, दूसरा चलता था मीडिया एंड तीसरा चलता था IT.com. तो उस समय पे तो आउटरेजियस रिटर्न्स थे. अलायंस के कुछ म्यूचुअल फंड्स थे जो 180-200% का साल में रिटर्न दे रहे थे. आप सोचिए, हम तो कोई बोल रैली ही नहीं देख रहे हैं अभी. 180-200% में म्यूचुअल फंड बोल रहा हूँ. जी का शेयर साल 1.5 साल के अंदर स्प्लिट्स बोनस सारे चीज़ मिला दो 100 टाइम्स हो गया था. Oh जी wow. टेलीफिल्म्स. This we're talking about 97 to 2000. 2000 2000, okay. before the bubble busted around 2000-2001. That was Penta Fourth, इस तरह के स्टॉक्स थे which were giving amazing returns. तो आप वो सोचिए, उस समय भी मौका मिला, चलिए आपने वो भी गवा दिया. उसके बाद लोगों का थोड़ा सा फेथ हिल गया. इट वाज ओनली आफ्टर द इंटरेस्ट रेट चेंजेस पोस्ट 2004 से 8 चला रियल एस्टेट का एक बहुत बड़ा बूम. Yes. वी हैड वन ऑफ द बिगेस्ट IPOs बीइंग लॉन्च्ड. नाम मैं नहीं लूँगा. वो एक IPO था जिस पे थोड़ा सा बाद में स्कैम जैसा भी निकला. उस समय पे जो उनके फाउंडर थे, इधर के ही हैं जहाँ हाँ. पर हम बैठे हुए हैं, इधर से 30 किलोमीटर दूर के. सो उनके अभी भी काफ़ी प्रॉपर्टीज़ हैं. अभी तो उनके कुछ कुछ घर बिक जाते हैं, 150 करोड़ 200 करोड़ के फ्लैट्स बिक जाते हैं. नाम तो मैं नहीं ले रहा हूँ, बट आप सोचिए उस समय पे. बट एक स्कैम निकला था कि बहुत सारे फेक IPO एप्लीकेशंस बने हुए थे, रिटेल के अकाउंट से बहुत सारे बने थे. 25,000 कुछ एप्लीकेशंस थे. वो उस समय पे फिर रिटेल का ये था, रियल एस्टेट का क्रेज़ था बहुत भयंकर. जिसने लगाया वो बनाने की कोशिश कर रहा था. द ओनली डिसएडवांटेज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वाज कि जो निकल गए उनने पैसा बनाया, जो अटक गए वो, क्योंकि वो आप हाइप पे जा रहे हो ना, तो वो हाइप कहीं ना कहीं तो बर्स्ट होता ही है. तो वो चीज़ हो गई. चलिए आपके पास वो मौका चले गया. फिर 2014 के बाद जैसे ही सरकार बदली, लेट्स फेस इट, काफ़ी डेवलपमेंट्स आए, पॉलिसी चेंजेस आए, एंड देन वी हैड अ गुड रैली इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप एज वेल. वो आया 2018 में. वहाँ पर एक डंप आया बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी चेंजेस, म्यूचुअल फंड वाला चेंजेस वहाँ पे 2018. चलिए आपका वो मौका भी छूट गया. फिर 2020 आया आउट ऑफ नोवेयर. Yes. वहाँ पे तो जो वैल्यूएशन मिले लोगों को, हाँ, जिन्होंने वो वैल्यूएशन पकड़ लिया, they are enjoying the wealth right now. वो उनको नो ब्रेनर. कहीं पर भी टॉम yes. डिक एंड हैरी कहीं पर भी पैसा लगा और लगाया. चलिए आपका वो मौका छूट गया. फिर हमारे पुतिन भाई साहब ने एक वॉर टाइप छेड़ दी आपको. वो तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि हम लोग फोमो में इतना है कि यार अपॉर्चुनिटी चले गई, अब क्या करें. एंड आई बिलीव ये जो इवेंचुअलिटीज़ आपने इतनी सारी मतलब क्विकली जो बताई हैं, अगर हमारी ऑडियंस ये बात समझ ले कि हम जब कोई चीज़ फेमस हो जाती है और आपने बताया हाइप पे पकड़ते हैं, और फिर जब इवेंचुअलिटी आती है और वो लो दे के जाती है, तो टेक्निकली लो पे बाय करना चाहिए ना. मैं अपनी ऑडियंस को क्लियरली ये बात कहती हूँ, स्पेशली फॉर द वुमेन, बिकॉज मैं कोशिश ये करती हूँ कि मेरे
कंसल्टेंसी में ना विमेन ऑफ द हाउस शुड सिट, तो मैं उन्हें को रिलेट करती हूँ। मैंने कहा एक बात बताओ, आपको ज्वेलरी का शौक है, ब्रांडेड बैग्स का शौक है, आपके ब्रांडेड बैग पे 30% की सेल लगी है, क्या आप जाके नहीं खरीदोगे? बोलो, वो कहते हैं हाँ। मैंने कहा डिज़ाइनर आउटफिट्स आप लोगों को पसंद है, दिवाली 6 महीने बाद है, बट आपको पता है आपको दिवाली के 6 आउटफिट लेने हैं, पर आपके डिज़ाइनर से आपको मैसेज आया फ्लैट 50% ऑफ ऑन ऑल द कलेक्शन, जाओगे ना 6 आउटफिट एक्स्ट्रा बिल्कुल, लेकर आ जाओगे, बिल्कुल, एक्स्ट्रा पैसे डाल दोगे। बिल्कुल, सेम गोज विद इन्वेस्टिंग। एब्सोल्युटली, इतना एब्सोल्युटली। सिंपल है, दिस इज हाउ बट आई पता पुट है इट। अब इसमें एक चीज़ मैं इसमें ऐड करना चाहूँगा कि ठीक है, कुछ लोग बोलेंगे हमको कैसा पता, लो इधर ही है, हमारे लेने के बाद और 5% गिर गया। मुझे एक बात बताओ, आप पहले 100 रुपये पे लेने की चीज़ तैयार थे, वो 90 पे आ रहा है, हाँ, ले लो ना। अगर उसमें क्वालिटी है, आपने अपनी एनालिसिस करी है, ज़्यादा से ज़्यादा 80 चले जाएगा, Yes. 75 जाएगा, इट्स ओके। आप वैसे भी 100 पे लेने वाले तो 90 इज स्टिल अ मच फेवरेबल पोजीशन। और इसका ना एक ईजी तरीका मैं ये कहूँगा कि देखिए, टॉप्स एंड बॉटम्स एग्जैक्टली तो कोई नहीं पकड़ सकता, ठीक है? तो बेटर है आप सिप मॉडल रखो ना, आप स्टॉक्स में भी SIP मॉडल रखो, और अगर आप ये भी कर रहे हैं म्यूचुअल फंड, तो वहाँ पर भी SIP मॉडल रख लो। इससे क्या होगा, रूपी कॉस्ट एवरेजिंग आपको मिल जाता है। तो आप एक ना एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन बना लो कि हर महीने, जैसे मैं एक सिंपल तरीका देता हूँ, अगर एक आम आदमी को वेल्दी बनना है अगले 15 साल में, तो आप एक डिसिप्लिन बना लो कि आपका, लेट्स से आपके पास 100 रुपीज़ है, आप हर महीने 80 रुपीज़, अगर 100 रुपीज़ आप सेविंग्स में रख रहे हो, आप 80 रुपीज़ आप इन्वेस्ट करते रहो। और जिस दिन आपको लगता है ये एक बहुत बड़ा डिप हो गया, हर अखबार बोल रहे थे, उस दिन उन मंथ्स में आप 100 रुपीज़ करो, कर दो, टॉप अप कर दो थोड़ा। टॉप अप कर दो उसको, स्टेप अप SIP कह लीजिए, Yes. टॉप अप कर लो। सो दैट वेज व्हाट यू आर गेटिंग इज, यू आर गेटिंग अ गुड बार्गेन ऑल्सो, आप अपना इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा रहे हो, आपको ज़्यादा ये भी मिल रहा है। और देखिए, हिस्टोरिकली अगर आप देखे जाए, इंडिया के लिए, इंडिया के प्रॉमिसिंग फ्यूचर अभी भी है। हाँ, हमारे पास 3Ds हैं जो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिजिटलाइजेशन ऑफ एसेट्स हो रहा है, यस, दूसरा हमारा होता है डेमोग्राफिक डिविडेंड्स, हमारे पास सबसे ज़्यादा यंग पॉपुलेशन है, 40 साल के लोगों को ही चलाना है मर्सिडीज़, 45 साल के लोगों को चलाना है मर्सिडीज़, आफ्टर 60 आप शायद बैठने में भी मुश्किल हो जाता है। हाँ, कंजम्पशन भी, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये सारे आप 30-35 बहुत तक ही खा बहुत पाते हो, उसके है। बाद डॉक्टर ही मना कर देता है। यस, तो घूम फिर के आपका सारा कंजम्पशन भी ये है। यही है। तो आपके पास डिजिटलाइजेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड्स है, और तीसरा जो मैं डी कह रहा हूँ, वो आपके पास जो ये कहते हैं अपना, क्या कहते हैं, अपना डेप्थ ऑफ नॉलेज अब बढ़ रहा है, ये अवेयरनेस काफ़ी ज़्यादा लोगों पे बढ़ रही है। अब रिस्क टेकिंग कैपेसिटी देखिए ना, आज से 15 साल पहले हम ये नहीं देखते थे कि यंगस्टर्स SIP के बारे में बात भी कर रहे हैं। आज जॉब के बाद इसको हम कह सकते हैं एक तरीके से अनइंटेंडेड फंड्स हो रहे हैं। हम लोग बोलते हैं ये म्यूचुअल फंड में पैसा कहाँ से आ रहा है, ये म्यूचुअल फंड में पैसा ऐसा आ रहा है, इंसान सैलरी कमा रहा है, उसके बाद उसने बाय डिफ़ॉल्ट एक मैकेनिज्म बना लिया, मैं 80,000 कमा रहा हूँ, मेरा 20,000 बाय डिफ़ॉल्ट SIP में कट जा रहा है। ये अनइंटेंडेड फ्लोज हैं जो वहाँ पे जा रहे हैं, सामने वाले को पता भी नहीं है, उसको बस ये पता है मेरा ब्लू चिप में जा रहा है, एक फ्लेक्सी कैप में जा रहा है, मेरा गोल्ड फंड्स में जा रहा है। ही डजंट इवन नो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, ही डजंट इवन नो मैनेजर क्या है, वो जा रहा है। बस, इस हिसाब से ही हमारे डोमेस्टिक फंड्स, आप सोचो, ये मैं एक यस, एग्जांपल दे रहा हूँ। यस। तो अनइंटेंडेड फ्लोस, तभी आप देखो FIIs जितना भी बेच रहे हैं, हमारे DIIs कैसे संभाल रहे हैं, सपोर्ट सिस्टम कुशन जो मिला है, क्वेश्चन है। इन्हीं से मिला है। बिकॉज कहीं ना कहीं लोग अवेयर हो रहे हैं कि मेरे पास महंगाई 6.5% से 6.5% से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, मेरा सेविंग अकाउंट मेरे को 2% देगा, फिक्स डिपॉजिट अगर मेरे को 6.5% भी देगा, अगर मैं हाईएस्ट ब्रैकेट में पढ़ रहा हूँ तो पोस्ट टैक्स मेरे पास 4.5% का ही रिटर्न बनेगा, मेरा अगर मैं बॉन्ड्स में चले जाता हूँ तो 7.5-8%, बट रिस्क थोड़ा सा बढ़ जाता है, मेरे पास अगर मैं रियल एस्टेट पे जाता हूँ एक बहुत बड़ा फंड, तो उसके पास ऑप्शन क्या है? कैपिटल ही बहुत ज्यादा चाहिए। एब्सोल्युटली, यही एकमात्र जगह है Yes. जहां पर एक 20,000 की सैलरी वाला भी स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकता है, 80,000 और 1 करोड़ वाला भी कर कर सकता है। सकता है, बिल्कुल सही सो बात है। दे आर सिंपली, और हिस्टोरिकली इट इज बिन प्रूवन, इंडिया इज ग्रोइंग इवन व्हेन यू आर स्लीपिंग। आप जब जगे हो तब भारत 7% से बढ़ रहा है, जब आप सोए हो तब 7% से बढ़ रहा है, 14% बढ़ना ही है। सो आप सिंपल सा, अगर आप म्यूचुअल फंड के रूट से भी जाते हो, हाँ उसमें कुछ पैरामीटर्स होते हैं, आप उनको ध्यान रखते हो तो आपके रिटर्न्स और बढ़ जाते हैं, बट स्टिल इट इज़ मच 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 बेटर देन आप दुनिया भर। पर प्रॉब्लम क्या है, दिस इज द सिक्स्थ प्रॉब्लम, वी डोंट ट्रस्ट सिंप्लिसिटी, आवर ब्रेन इज वायर्ड टू एडमायर कॉम्प्लेक्सिटी। जो लोग बात कर रहे हैं, इतने स्कैम्स हो गए, ट्रेनिंग मार्केट में इतने स्कैम हो रहे हैं, क्योंकि सिंपल सा, सामने वाला अगर आपको आके बोलता है कि कॉमन सेंस लगाओ, आप जो चीज़ खरीद रहे हो उसमें आप इन्वेस्ट करो, जैसे आपने अभी बैग का एग्जांपल दिया, आपको ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा। अब यही बात कोई अगर आके बताएगा अल्फा बीटा गामा थीटा और 4 चीज़ें और ऐड कर दो, वाह भाई कुछ तो बोला है कुछ इसने, तो है। दो भाई इसको 50,000 दो। सो कॉम्प्लेक्सिटी इज सेल्स, बट Yes. सिंप्लिसिटी इज व्हाट मेक्स मनी। Yes, absolutely. And making money is actually simple
द ओनली थिंग विच इज़ रिक्वायर्ड इज़ प्रॉबेबली द डिसिप्लिन. सो ऑफ लेटली मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं. आपने फोमो और जोमो जो आपने बोला, वो मेरे को मेरे क्लाइंट्स के बिलीफ में भी दिखता है कि आपने कहा म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करो, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक फंड मैनेजर है जो आपके बिहाफ पे स्टॉक्स में सारा दिन उठक पटक को संभाल रहा है. क्लाइंट्स के लिए पोर्टफोलियो बना दिया, सब कुछ कर दिया, बट उनको भी चाहिए कि उसमें भी हर थोड़े दिन बाद कुछ करो, बात करो, कोई एक फंड को उठा के इधर से इधर कर दो, कोई उधर से उधर कर दो. इस चीज़ से मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने मिस्टेक्स तो बहुत सारी हाईलाइट कर दी एंड प्रोबेबली बहुत सारे लोग रेजोनेट कर चुके होंगे कि ये मिस्टेक्स करते हैं हम. अब कंपाउंडिंग की हम बात करते हैं कि अगर एक सिंपल इनकम अर्नर एक डिसिप्लिन फॉर्मेट में इन्वेस्टमेंट प्लान करता है, स्टेप अप भी करता है और लॉन्ग टर्म विजन भी रखता है, ये 3 एरियाज इंपॉर्टेंट होते हैं ना Correct. वेल्थ बनाने के लिए, करेक्ट. तो वो कंपाउंडिंग को क्यों मिस कर जाता है? देखिए, कंपाउंडिंग को काफ़ी लोग कह चुके हैं 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड. यस. इसकी शक्ति बहुत लोग देख नहीं पाते हैं. कंपाउंडिंग को सबसे सिंपल तरीका है समझने का, आम जीवन में देख लीजिए. जब आप लोन लेते हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं डेडली कंपाउंडिंग. बैंक्स कमा कैसे नहीं है, आप सिंपल सा देखिए. एक हमेशा पावर ऑफ 72 आप समझिए. जब भी आप अपने परसेंटेज रिटर्न, चाहे आप लोन ले रहे हैं चाहे आप दे रहे हैं, उसमें आप 72 से उसको डिवाइड कर दीजिए, उतने साल में वो पैसा डबल हो जाता है. तो लेट्स टेक एन एग्जांपल. आप कहते हैं कि मैं लोन लिया हूँ, मैंने बाहर से प्राइवेट वाला लोन ले लिया है, और क्योंकि मेरे को अर्जेंट में चाहिए था, मैंने ये घर लिया है. एज्यूम करते हैं आपने 1 करोड़ का घर लिया है, 30 साल के लिए लिया है. Okay. 1 करोड़ मतलब आपने लोन लिया लोन हुआ लिया है. एंड 1 टेन्योर करोड़ इज 30 इयर्स. 30 ईयर्स. Okay. क्योंकि पहले मैं आराम से मैं चिल EMI मारना कम चाहता रखना हूँ. चाहते हाँ, हैं. मैं EMI कम रखूंगा, हाँ, मैं चिल ठीक करूंगा है, इस ठीक है. हिसाब से. हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहे हैं, 10% का राउंड ऑफ नंबर में ले रहा हूँ कि 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है. ओके. अब आप प्रिंसिपल और इंटरेस्ट तो जो दे रहे हैं, अब इसका मैथ्स आप देखें. 10 ले रहे हैं मतलब ऑलमोस्ट 7 साढ़े 7 साल में आपका ये पैसा डबल हो रहा है. ठीक है. तो अगर आप इस लोन को 7 ईयर्स तक रख रहे हो, ठीक है, 30 ईयर्स का है, तो पहले 7 ईयर्स में 1 करोड़ आपका हो गया 2 करोड़. मतलब अब आपको बैंक को टोटल 2 करोड़ देना है. ठीक है. अनदर 7 ईयर्स मतलब 14 ईयर्स टोटल हो गया. 2 का डबल हो जाएगा. कितना? 4 करोड़. 4 करोड़. अनदर 7 ईयर्स मतलब 21 ईयर्स. yes. तो ये कितना होगा? 8 8 करोड़. crores. अनदर 7 ईयर्स. चलिए अब आपको हाँ. अकल आ गई 28 ईयर्स में. लेकिन आप देखिए 16 करोड़. सीरियसली So ये वर्किंग एक्चुअली में फैक्टफुल है. आप सोचिए, फिर आपको रियलाइज होता है कि मैं जो चिल मारने में लगा था, मेरे को ये लगा कि लाइफ भी तो जीनी है भाई, ऐसे ही थोड़े निकाल देंगे, इसलिए मैं लोन और क्रेडिट कार्ड ले रहा हूँ. भाई साहब, आपने 16 करोड़ दे दिए. थोड़ा सा आपने अगर प्रॉपर प्लानिंग की होती, 16 करोड़ में आपके पास 16 उस समय पे घर, 16 नहीं तो एटलीस्ट 3 घर खुद के ओन्ड हो जाते हैं. एब्सोल्युटली यार, जो आपने एक्टिव इनकम दी जिससे आप बहुत कुछ कर सकते थे. एब्सोल्युटली. पर अब इसी मैथ्स को अपने फेवर में लगा लो ना. मैंने सिर्फ 10% पे इसको रिवर्स कर देते, मिरर इमेज पे आते हैं. मिरर इमेज पे आइए. Yes. आपने बोला मैं लाइफ में पहले जितनी मेहनत हो सके मैं एसआईपी अपनी एसआईपी करता रहूंगा, एंड मेरा इंटेंशन है कि मैं 1 करोड़ पे जितने जल्दी आके छोड़ दूं. मैं पूरी मेहनत करूंगा. मेरा ये गोल है. अब मेहनत मेहनत मेहनत, और लेजिट कह रहा हूँ 21st सेंचुरी में आप मेहनत करने को तैयार हो, आप एडिशनल स्किल्स डेवलप करने को तैयार हो. 1 करोड़ विद इन 12 to 13 years is not difficult. अब मैं इसमें ये भी मान रहा हूँ आप घर भी चला रहे हो, एक्सपेंसेस भी कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और लाइफस्टाइल को भी एंजॉय लाइफस्टाइल भी इंजॉय कर रहे हो. नॉट वेरी एक्स्ट्रावेगेंट, बट हाँ, तो 12 साल में आप इस लेवल पे पहुंच सकते हो. आज के समय पे मिडिल क्लास लोगों की मैं बात कर रहा हूँ. तो जस्ट इमेजिन आप अगर वो 1 करोड़ को कंपाउंडिंग प्रोसेस पे लगा देते हो. भारत 15% पे ग्रो कर रहा है. मैं चाहता हूँ लोग ये मैथ्स करके कमेंट्स में बताएं कि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपीज है, आप 15% से कंपाउंड करते हो 20 ईयर्स के लिए. वाओ. मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि 24 पे आपने जॉब शुरू किया, और ये वाला 1 करोड़ वाला टारगेट आप पहुंचा रहे हो लेट्स से 38 तक, 37 38, उसके 20 ईयर्स, क्योंकि आप रिटायरमेंट एज तक बोल रहे हो कि 57 58 पे आप आ 57 गए. 58 पे मैं रिटायर कर रहा हूँ. भैया मेरे को रिलैक्स करना है. आपने को जो 1 करोड़ का, मैं उसके बाद तो मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ आप एसआईपी कर रहे हो. आपने वहाँ पे रोक दिया अपने मैं आप तो को. रोकने बोल रहा हूँ भाई, एंजॉय करो, आप उड़ाओ, बिल्कुल उड़ाओ. आपको एफएनओ करना है, उड़ाओ, रोज उड़ाओ, कोई तो आपने टेंशन. अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को किस नंबर पे लेकर आया? आप खुद सिर्फ 15%, हम तो ये भी नहीं बोल रहे हैं आप एक्सपर्ट Yes. हो. जनरल जितने में हमारा इंडेक्स कंपाउंड करते जा रहा है, और आगे तो उससे ज्यादा करेगा. मेरे हिसाब से 16.5% ग्रोथ से एवेन्यूज करेगा. बहुत खुल रहे हैं अब. खुल रहे हैं. आप देखिए ना हमारे देश में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं. डिजिटलाइजेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ, यूपीआई का आप देखिए क्या ट्रेंड आया लास्ट 5-6 साल में. एवरीवेयर वी आर डूइंग Yes, this. remote areas में भी I think Absolutely. you don't need to carry cash anymore. Absolutely.
फाइनेंशियलाइजेशन ऑफ जो एसेट्स हो रहा है, Yes, सेविंग्स हो रहा है, yes. आप वो देखिए, सेविंग्स इज गोइंग इनटू एसआईपी, सेविंग्स इज गोइंग इनटू गोल्ड इन्वेस्टमेंट, पीपल आर टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स, आईपीओ के बारे में लोग बात कर रहे हैं, Yes. दैट इटसेल्फ इज शोइंग चेंजेस। दैट सेकंड। थर्ड चीज आप देखिए कि कहीं ना कहीं ऑन द ग्लोबल स्फीयर चाइना की बदनामी हुई है बिकॉज ऑफ द हाँ, प्रैक्टिसेस। Yes, सो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ शिफ्ट होगा? द सेकंड मोस्ट बेटर ऑल्टरनेटिव इज इंडिया। yes, yes. जेनरिक Absolutely. फार्मा क्यों ट्रम्प भाई साहब नहीं लगा पा रहे हम पे, उसमें वहां पे टैरिफ दुनिया भर पे लगा देते हैं? बिकॉज वी आर द पाइनियर्स इन दैट। ही नोज कि यूएसए वो चीज एस नहीं कर नहीं सकता कर जो सकता। हम कर चुके हैं। Yes. सो वी हैव दैट एडवांटेज, वी हैव यंग पॉपुलेशन इज व्हाट ब्रिंग्स इनोवेशन। Yes. The strength of the world है rather इस टाइम एब्सोल्युटली पे। स्ट्रेंथ है। चाइना के वन चाइल्ड पॉलिसी के बाद वहां पे सबसे ज्यादा ओल्ड पीपल हैं। Yes, ओल्ड yes. पीपल आर नॉन प्रोडक्टिव, सॉरी टू से बट दिस इज द रियलिटी। But वो लोग बस absolutely. कंज्यूम करते हैं, वो प्रोड्यूस नहीं करते हैं। यंग पॉपुलेशन डज दैट। तो ये हमारे पास और एडवांटेज है। आप देखिए जिस हिसाब से एम्बिशन आ रहे हैं, स्टार्टअप्स में फंडिंग्स आ रही हैं, दिस ऑल शोज एसएमईज जिस हिसाब से लिस्टिंग हो रही है, एसएमई में जो क्लैरिटी, आप प्लीज इस चीज को नोटिस कीजिए। एसएमई के आईपीओ आ रहे हैं, काफी लोग बोलते हैं फालतू का हाइप है। आप डिफरेंस देखें क्या हो गया कि पहले हमारे इधर जो छोटी कंपनियां थी उस पर लोग ट्रस्ट नहीं करते थे। ट्रस्ट इसलिए नहीं करते थे क्योंकि मैनेजमेंट इतनी क्वालिफाइड नहीं होती थी। वो हमेशा सोचते थे कि मैं ना ये कर लेता हूँ, कैश में ट्रांजैक्शंस करता हूँ ज़्यादा, तो मेरा टैक्स बचा लूंगा, ये कर लूंगा। अब एसएमई के फाउंडर्स हैं आईआईटीएंस। आप खुद देखिए एचडीएफसी का खुद एक यूनिट है Startup ट्रेजरी। culture भी इतना solid आ गया है। एब्सोल्युटली। तो एचडीएफसी जैसी इतनी बड़ी ब्रांड ट्रेजरी अगर उनके 8-10% डाल रही हैं एसएमईज में, कुछ तो बात होगा। वो क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने देखा कि भाई अब मैनेजमेंट अच्छा है और मैनेजमेंट क्लेवर है। वो बोलता है जब वो कैश में ट्रांजैक्शन करता है तो 1 का 2 रुपए बना लेता है, ठीक है। Okay. अब वो बोल रहे हैं कि भाई मैं अगर पूरे क्लीन रिकॉर्ड्स रखूं, अच्छा गुडविल बनाऊं, उसके बाद मैं अपनी एसई में लिस्टिंग भी करता हूं, तो मेरे को 1 का 40 मल्टीपल मिल रहा है। ठीक है ना, मैं टैक्स भरूंगा, सरकार को भी टैक्स ठीक मिलेगा, बात है। देश भी बढ़ेगा। तो नाउ दे आर स्मार्ट, दे नो कि ऑनेस्टी को अब मल्टीपल ज्यादा मिल रहे हैं। व्हाई म्यूचुअल फंड्स still prefer to invest into HDFC? Why they prefer to invest into TCS Wipro? क्योंकि उनका वो एक प्रीमियम देते हैं फॉर क्वालिटी। हमारे देश में 25 से 30 ही ऐसी कंपनी है जो क्वालिटी कमांड करती हैं, जिन पे रिस्पेक्ट है, जिनको लोगों को पता है। लोगों को आज भी विश्वास है म्यूचुअल फंड्स को कि सबसे बड़ा कंपाउंडर एशियन पेंट्स है, अगर वो कंपाउंड करता है 20% इन द लास्ट 40-50 साल से, सबसे ज़्यादा कंसिस्टेंट कंपाउंडर है, 1800 टाइम्स रिटर्न दिया हुआ है, तो कहीं ना कहीं उसका मैनेजमेंट अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, प्रोफेशनली मैनेज्ड है एचडीएफसी कंपनी, तो कहीं ना कहीं लोगों का ट्रस्ट है, टाटाज सबको ट्रस्ट है। तो हमारे पास, हमारा देश ट्रस्ट डेफिशिएंट है। एंड आई वुड लाइक टू ऐड इन दिस कि ये कॉमन मैन के केयर को ध्यान में रखते हुए कि उनके साथ फ्रॉड ना हो, रेगुलेशंस बहुत स्ट्रिक्ट हो गए हैं। सेबी हैज, मुझे लगता है, मल्टी फोल्डेड ऑल दी हैंड्स। एब्सोल्युटली। And जिस क्या- हिसाब से ऑर्डर्स निकलते हैं, Yes. जिस हिसाब से, नॉट जस्ट सेबी, इवन रियल एस्टेट में रेरा Yes, yes. ने आके तय, इवन म्यूचुअल फंड, तो वी एवरी शुड अप्रिशिएट दैट आल्सो कि ये कॉमन मैन के वेलफेयर में काम तो हो रहा है। अब लोगों का ना, सो एक बहुत बड़े ट्रेडर है जिम रॉजर्स। सो इनकी सबसे बढ़िया खास बात है 38 में इनका रिटायरमेंट हो गया। मतलब इन्होंने इतना पैसा कमाया, 38 में रिटायरमेंट। सेकंड उनका सबसे बड़ा अचीवमेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम, किसको कहते हैं आप खुद देखिए। 38 में रिटायरमेंट होने के बाद इन्होंने पूरी वर्ल्ड टूर करी, पहले बाइक में, इंडिया भी आए, पूरी वर्ल्ड टूर करी बाइक में। उसके बाद नेक्स्ट टाइम उन्होंने पूरी वर्ल्ड टूर करे उनके कस्टमाइज मर्सिडीज में। एंड और एक इंटरेस्टिंग, वो कितने ज़्यादा आउटलायर हैं, 60 के एज में उन्होंने बच्चे रखे। अब आई डोंट नो, अडॉप्ट किए, रखे, आई डोंट नो, आई डोंट वांट टू How गेट he इनटू had दैट it, but पर्सनल okay, लाइफ, हाँ, बट 60 के एज में ही इज ऑल आउटलायर। ही मैरिड एट 40 प्लस। okay. तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, उनका व्यू, वो कभी भी इंडिया के लिए पॉजिटिव नहीं थे। नाउ ही इज पॉजिटिव इन इंडिया बिकॉज ऑफ अ वेरी गुड थिंग। हाँ, ही सेड लास्ट में जब दिल्ली आया ना अपने ट्रिप करते करते, तो मैंने एक चीज़ देखी। बोले क्या? बोले 20-25 साल पहले ना, आज भी है वो चीज़, लेकिन 20-25 साल पहले 100% लोग भारत में जो ज़्यादा पैसा कमाए उससे जेलस होते थे। अच्छा, वो सोचते ही नहीं थे हम कैसे पैसा कमाएं, बस हाँ, गलत काम ही क्या होगा। नाउ आई एम सीइंग अ शिफ्ट। हम्म, नाउ पीपल आर गेटिंग इंस्पायर्ड कि Okay. लोग पैसे कैसे कमा कमा रहे रहे हैं, हैं। और रिस्पेक्ट हो रही है, और लोग खुद कमाना चाह रहे हैं, एफर्ट डाल रहे हैं, वेल्थ जनरेटिंग नेशन बन रहा है। Yes, So yes. this is a very good close observation of Jim Rogers. Jim Rogers इतना स्मार्ट दिमाग है। क्लैरिटी उनकी कितनी हाई थी। आप उनकी क्लैरिटी सुनेंगे, सोचिए एक ट्रेडर है, वो जब देख रहा है रशिया यूक्रेन का वॉर शुरू हो रहा है, वो सबसे पहले अपने ब्रोकर को कॉल करता है, और वो क्या करता है, न्यूजीलैंड स्टॉक एक्सचेंज और 1-2 स्टॉक एक्सचेंज में मेरे सारे शेयर्स ट्रांसफर करो। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि उन्होंने ये कहा कि अगर वहां पर लोअर सर्किट्स लगने लग गए तो मैं एग्जिट भी नहीं कर पाऊंगा। Okay. तो ही हैड सम कार्ड जिसके थ्रू आप मेरे फटाफट ट्रांसफर करो, मेरे इतना ज्यादा एसेट है कि मैं अगर एग्जिट करना पड़े तो मैं
एग्जिट करूं, शॉर्ट बनाना पड़े तो भी वहां पे मैं वहाँ शॉर्ट्स पे बना कर पड़ा। सकूं, ओके, तो ही इज थिंकिंग दैट तो ही लेवल। इज अहेड ऑफ द टाइम। एब्सोल्युटली। तो जब वो व्यक्ति जिनको इतना एक्सपीरियंस है, ही हैज मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ वेल्थ, 37 38 में रिटायर हुआ, मतलब कुछ तो दिमाग है बंदे में, इतना ज़्यादा पैसा और उसके बाद भी वो पैसा। तो आप ये चीज़ देखिए, तो इंडिया का पोटेंशियल सिर्फ हम नहीं देख रहे, बाहर जो फंड मैनेजर बैठे हुए हैं, क्यों उन लोगों का पैसा आता है पता है क्यों? क्योंकि सिंपल ये हो रहा है, इसलिए नहीं कि उनको पता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि इंडिया जिस हिसाब से ग्रो कर रहा है, उनको ये डर है कि उनके जो बड़े बड़े HNI क्लाइंट्स हैं जिनके पास 25-30 करोड़ रुपए का फंड है, उनको ये डर है कि अगर इंडिया 18% से बढ़ गया और US 12% से बढ़ गया, तो उनके क्लाइंट बोलेंगे कि बेटा तुमने इंडिया में क्यों नहीं इन्वेस्ट किया। तो इसलिए दे हैव टू पुट सर्टेन अमाउंट ऑफ फंड्स इन इंडिया, दे आर कंपेल्ड टू डू दैट। ओके, डाइवर्सिफाइड रहना पड़ेगा उनको। रहना, इसलिए उनको करना पड़ रहा है कि भाई इंडिया इज द नेक्स्ट ग्रोथ स्टोरी। देखिए इंडिया का लैकिंग पॉइंट क्या है आज भी, वो है इंफ्रा। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ जो आपको सिंगापुर में देखने मिलती है, दुबई में देखने मिलती है, वो इंडिया में नहीं है। एक्चुअली इंडिया का स्प्रेड भी तो बहुत बड़ा है और Exactly. लिटरेसी लेवल बहुत वेरीड है। वेरीड है, केरला में बहुत ज्यादा हो जाता है, वहीं पर हम यस, कुछ तो बेल्ट में जा, उसको देखते हुए हम बट दैट इज maybe इम्प्रूविंग। यस, हम The स्लो point- हैं बट हम बुरे नहीं हैं। आप रोड की कंडीशन देखिए 10 साल पहले, यस, आज हाईवेज देखो ना कितने अच्छे हो रहे, क्वाड्रिलेटरल्स कितने इवन हम लोग अच्छे जब बन रहे हैं। मूर्थल जाते थे, यस, आप वहाँ के Yes. रोड्स एंड वो वाला एरियाज देखिए, और अब देखिए आपको आज दिल्ली से चंडीगढ़ जाना मजा आता है आपको रोड पे Yes. जाने पे। आई थिंक ये बहुत क्लियरली शो करता है कि अगर दो फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लोग सिर्फ ग्रोथ जर्नी की बात कर रहे हैं ना, तो ऑप्टिमिज्म है। एब्सोल्युटली। अच्छा, मैं और इसमें आपको एक चीज़ भी बता दूं, ऑप्टिमिज्म हमारा एक इवॉल्व होता है। मैं इसको कैसे बताता हूँ, आप मुझसे 5 साल पहले ये इंटरव्यू करते हैं, मैं आपको कहता म्यूचुअल फंड नहीं, आप सीधे इंडेक्स फंड में पैसा लगाओ, क्योंकि भाई इंडेक्स तो आपका एक्सपेंस रेशियो कम रहेगा, आप आराम से। अब मैं क्यों कह रहा हूँ म्यूचुअल फंड, अब आप ये समझिए, क्योंकि मेरे काफ़ी पुराने फॉलोअर्स देख सकते हैं, बोलेंगे कि आप तो सिर्फ इंडेक्स फंड बोलते हैं, म्यूचुअल फंड क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए हमारा भी इवोल्यूशन होता है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी, क्योंकि हमको जो भी लोग व्यू कर रहे हैं उनका टाइम फ्रेम अलग होगा। किसी का 5 ईयर्स होगा, किसी का 10 ईयर्स होगा, किसी का 20 ईयर्स होगा, ठीक है। 3 ईयर्स से कम है तो आप तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपने आप को बोलना ही बंद कर दो, पहली बात है। यू आर नॉट एन इन्वेस्टर, यू आर अ लॉन्ग टर्म स्पेक्यूलेटर प्रोबेबली, अगर विद इन 3 ईयर्स हो, ट्रायल्स पे आए हो आप। ट्रायल्स पे आए हो। ठीक। 3 साल से ज़्यादा हो तो अपने आप को इन्वेस्टर को, Investor उसके कहो। नीचे तो नहीं है। आपका Yes. पेशेंस 5 महीने का तो आप इन्वेस्टर नहीं हो। अगर आप हर 5% के ड्रॉप में आपके स्टॉक पे अगर आप बोलते हो अरे मेरा स्टॉक गिर गया मैं क्या करूँ, पैनिक नहीं होना है। हाँ, तो अगर आप हो रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं नहीं हो, हो, इट्स लॉन्ग टाइम। अब आप देखो, तब मैं इंडेक्स फंड इसलिए कहता था बिकॉज 2020 में हमारे पास लेवल्स क्या थे, हाँ, yes. नो ब्रेनर था। Yes, द पी absolutely. वैल्यूएशन, हिस्टोरिकल वैल्यूएशंस, कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं समझना, आप वहाँ पे करो। बट टुडे व्हाई आई एम सेइंग कि यू स्टिल हैव गुड ऑप्शंस अराउंड म्यूचुअल फंड्स, बिकॉज इस चीज़ को समझिए, मैनेजमेंट सुधरी है, मैनुअल इंटरवेंशन जो है एक्सपर्ट्स का है। बिल्कुल। They have become very smart. We have come long way through a scam which happened in mutual funds long back. US 64 जिसको कहते थे, यूनियन ट्रस्ट ऑफ इंडिया का US 64 जहाँ 91 92 का था शायद। यस, तो वहाँ पे हो गया था कि डिविडेंड मिल रहा था 24% डिविडेंड रेस्पेक्टिव वॉट एवर हैपेंस। एंड 2000 के आसपास जब आए तो केपी ने अपने मैक्सिमम टेक स्टॉक्स उन लोगों को वो कर दिए थे, पंप एंड डंप कर दिए थे, एंड दे गॉट स्टक, एंड दैट वाज अ बिग फियास्को। 65,000 करोड़ का ये स्कैम हो गया था। We have And come the first one to introduce mutual funds in India with the scam story. Yes, yeah, ये एक irony है हमारी इंडस्ट्री की, yes. डिसरप्ट यहीं से हुआ था Yes, ये। exactly, Yes. exactly. तो आप देखो, we have come long way. We have also come long way from 1991 Canfina and SBI mutual cap 16 times return दिए थे, NAV 16 times बढ़ा था। बताओ। वो हर्षद मेहता रैली टाइम पे। Yes. So we have come a long way from all those things to a very structured, regulated. Yes. It is not like आज कोई फंड ऐसे ही लॉन्च कर देगा और नहीं निकल हो जाएगा। सकता, बहुत stringent क्लैरिटी आप देखिए, आज आप AUM देख सकते हो, Yes. आप डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हो, आप मैनेजर देख सकते हो, आप कंपोनेंट्स देख सकते हो। मैं ये देख सकता हूँ कि भाई कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो रहा है। देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन सी। सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे फ्रॉम देयर टू दिस प्लेस। सेकंड चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में एक थॉट आया आज से 3 साल पहले कि 1929 से 1954 में US स्टॉक मार्केट ने 0% का रिटर्न दिया था, बट स्टॉक्स ने रिटर्न दिए थे। कुछ स्टॉक्स थे जिन्होंने रिटर्न दिए थे। कमिंग बैक टू इवन इंडिया स्टोरी, अगर आपने एट अ स्ट्रेच 1992 से 2003 आपने सिर्फ इंडेक्स पे लगाया होता तो उस ड्यूरेशन में आपका रिटर्न 0 हो गया। Yes. I vouch for it. इंडेक्स पे, बट दैट डजंट मीन स्टॉक्स डिडंट परफॉर्म। दैट वाज द ड्यूरेशन जब विप्रो की जो आज कहानियां सुनते हो, विप्रो में अगर तुमने 700 रुपए लगा दिए होते तो और 7 जो करोड़ स्टॉक के शेयर्स पड़े रह गए अलमारी में ओवरनाइट। तो
all those things Yes. happened. Same happened in Japan. For 25 years, Japanese market didn't perform. So Okay. I had this thought कि हर बड़ा इन्वेस्टर कहता है never put all your eggs into one One basket. basket. अगर आप सारा पैसा ये इंडेक्स फंड जस्ट बिकॉज आप ये सोचते हो कि इंडेक्स तो हमेशा परफॉर्म ही करेगा, आप ये लगा दो, तो अगर आपके पास 3 साल का कंसोलिडेशन, आई एम नॉट सेइंग इंडिया में कभी होगा, पर 3 साल का कंसोलिडेशन पीरियड आ गया, आप तो रेस्टलेस हो जाओगे ना. बिल्कुल सही बात है. और स्पेशली अगर आपके दोस्त ने बता दे भाई मैं तो 15% ऊपर हूँ इस साल, भाई मैं 2% ऊपर हूँ, तो 15% कैसे ऊपर है? हाँ, बिकॉज मैं एक्टिवली मैनेज्ड हैंड्स में हूँ. So that's why I think it's very important you diversify it amongst the mutual fund Yes, also. also. Don't over diversify. हाल फिलहाल में मैं एक केस आप भी खुद सोच के हंसोगे, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया है व्यक्ति ने, उन्होंने 86 म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया हुआ है. Oh my God, कुछ छोड़ा उन्होंने सारी AMCs. सारी एएमसीज, सबका, किसी का ब्लू चिप, किसी का स्मॉल कैप, किसी का मिड कैप. ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बताया उनको किसी अब ने. वो उनके दिमाग में ये धारणा बन गया, क्योंकि ये पूरी चीज़ ने मेरे को लास्ट 4 साल में मेरे को XIRR दिख रहा है 17% का, तो मैं अच्छा कर रहा हूँ. बट इज नॉट रियलाइजिंग कि जब एक्सपेंस रेशियो के बाद वो देखेंगे हाँ. तो उनका हार्डली, दिस इज पेपर वेल्थ. एंड उसकी मैनेजमेंट कितनी टफ हो गई. एब्सोल्युटली. अब वो आते हैं एक फंड मैनेजर के पास और वो कहते हैं कि भाई इसको थोड़ा कम कर दो और 62 कर दो, ओके. क्योंकि मेरा ना सीए बड़ा प्रॉब्लम कर रहा है कि भाई फाइलिंग पे बड़ा उसको बहुत चीज़ें देखनी पड़ रही है. बट यू आर नॉट नीडेड, क्योंकि मैं एक सिंपल लोगों को कहता हूँ, आप जब ब्लू चिप फंड देख रहे हो, आप टॉप 4-5 AMC के सारे कॉम्पोनेंट देखेंगे, आपको 78% 80% सेम दिखेंगे. आप मिड कैप के देखेंगे, ऑलमोस्ट 80% सेम दिखेंगे. आपको वही, आप देखो ब्लू चिप फंड देखोगे, आपको वही नाम दिखेंगे, रिलायंस, HDFC, विप्रो. वेटेजेस थोड़ा, किसी का 1% ज़्यादा, Yes, 1% कम. वाई? क्योंकि 100 कंपनीज ही तो हैं. नहीं, और दूसरा रीज़न भी है ना, अंदर की बात बताता हूँ. फंड मैनेजर्स की फटती है. हाँ. आप समझिए इस चीज़ को. फंड मैनेजर्स भी अपने रेपुटेशन और रिस्क रेपुटेशन पे नहीं लेना चाहते. उनको लग रहा है कि भाई मैं आउटलायर बन के अगर अचानक से मैं 30% स्टेक के सी ऐसी कंपनी जो मैंने आइडेंटिफाई किया, मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं अपने फ्रेंड्स को दिला रहा हूँ, वो ले लूँ, और उसने किसी कारण अंडर परफॉर्म कर दिया ना, तो थू थू हो गया और मेरी नौकरी चले जाएगा, मेरे को कोई फंड हाउस नहीं रखेगा. एंड मेरा फंड भी जाएगा. फंड भी market से. जाएगा. Yes. तो मेरे लिए तो सेफ है ना, सब साथ में बैठ के, ठीक है, मेरे को अपना जो खेलना है वो मैं 5% में खेलूंगा, That's बाकी it. मैं नहीं नहीं करूंगा. करूंगा. सो दे आर ऑल्सो. तो भाई जब सब सेम है तो आप सिंपल है, देखिए एक अच्छा म्यूचुअल फंड पकड़ना है तो आपको बस 3 चीज़ें करनी है. सबसे पहले AMC कितनी पुरानी है, प्लीज़ आप ये चेक Yes. करो. उसको मैनेज कौन कर रहा है उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च कर लो. Okay. AUM कितना है वो देख लो. और चौथी चीज़ है एक्सपेंस रेशियो जितना कम हो रिलेटिवली उतना आपके लिए बेटर है, ताकि अगर किसी साल 1-2 साल वो परफॉर्म नहीं किया फंड, एटलीस्ट आप चार्जेस तो नहीं दे रहे हो. बिल्कुल. क्योंकि जब आप 100 रुपए म्यूचुअल फंड में डाल रहे हो तो आप एक्चुअली 99 डाल रहे हो, 1% आपका एक्सपेंस रेशियो होता है. एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? जो आपके म्यूचुअल फंड मैनेज करते हैं वो मैनेजर का एक ऑफिस रहता है, बिल्स देने हैं, लाइट देने हैं, तो वो आपसे एक कट रखता है उस चीज का. सैलरीज जाती हैं, सैलरीज टीम की, बहुत सब सारी कुछ, बहुत सारे मैनेजमेंट का भी, खर्चे हैं. तो वो 1-1.5% बट अगर 2%. अल्फा दे रहा है वो आपको, तो फिर तो फिर तो मेक सेंस. बिल्कुल. तो आप उस चीज़ को चेक करो कि अच्छा 1.5% है, इसका मतलब ये नहीं कि आप नहीं जाओगे, आप देखो कि हाँ मैनेजर है, अल्फा दे रहा है. और एक मिस्टेक करते हैं हम, बहुत रीसेंसी बायस रखते हैं यस. कि लास्ट 2 साल में पास्ट इस परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन बहुत नहीं, कॉमन है, नहीं, बहुत कॉमन. आप प्लीज़ वो चीज़ मत करो, क्योंकि यही चीज़ हो गई ना. जिस व्यक्ति ने 1998 और 2000 में देखा टेक फंड्स अच्छे कर रहे हैं, मैं सिर्फ टेक्स में लगाता हूँ, वो 2001 में कटोरा लेके बैठे हुए हैं, कुछ बचा ही नहीं, सब डंप हो गए. ये तो वही बात होगी ना, मार्केट में वो स्टॉक्स पकड़ लिए जो पीक पकड़ चुके हैं. तो Absolutely. म्यूचुअल फंड में भी यही मिस्टेक है. और हाँ, और आप हिस्टोरिकली देखिए, पहले पुराने बुल रैली के जो भी बुल रैली होते हैं उसके लीडर्स कभी भी नेक्स्ट बुल रैली के लीडर्स नहीं होते हैं. तो राइजिंग सेक्टर्स को कैसे पहचाने? तो देखिए कॉमन सेंस की तरह से आप देखिए, सबसे पहले तो थोड़ा अवेयर रहिए, थोड़ा आसपास आप सुनिए, आसपास देखिए. दूसरा हमेशा याद रखिए, जब भी इसको बहुत लोग ये कंसेप्ट बताते, जब भी पान वाला से लेके शू वाला व्यक्ति आपको एक कंसेप्ट बता देता है कि भाई इस स्टॉक में लो, इस सेक्टर में आप इन्वेस्ट करो, उधर से आप निकल जाओ. 2008 में एक IPO आ रहा था, बहुत तब का सबसे बड़ा IPO था वो. 60 सेकेंड्स में उनके ओनर के अकाउंट में 12,000 करोड़ रुपए आ गए, बिकॉज ओवर सब्सक्राइब्ड इतना था. उसके बाद क्या हुआ, अभी हाल फिलहाल में कोबरा पोस्ट ने कुछ लिखा है उनके बारे में. तो आप खुद ये देखो, वो उस समय के लिए ब्रीफ मोमेंट ऑफ टाइम के लिए रिचेस्ट बन गए थे. उस समय पे अगर कोई बुक्स खोल के देखता है, सिर्फ 16 लाख की सेल हुई है. सो 16 लाख की
कंपनी ने सेल करी, बाकी फ्यूचर प्रोजेक्शंस पे हम वर्क कर रहे हैं। तो भाई वो सस्टेनेबल वैसे भी नहीं था। आज भी हम जब आज हम और आप बात कर रहे हैं तो एक कंपनी आ रही है 70,000 करोड़ 7,000 करोड़ के आईपीओ को लेकर आईपीओ आ रही है। जब हम बात यस कर रहे हो सकता है रिलीज बाद में हो, लेकिन इंटरेस्टिंगली जो वैल्यूएशन वो दिखा रहे हो करीब 70,000 करोड़ है। 70,000 करोड़ में आज मेरे पास एमआरएफ आ जाता है, कैम्स आ जाता है मेरे पास, मतलब इंडिविजुअल अगर मैं इस तरह की कंपनी, ये वो कंपनीज हैं जिन्होंने इतने साल से अपना प्रॉफिटेबिलिटी दिखाया, उसके बाद ये वैल्यूएशन है। आपने पूरा डिस्क्लोजर दे रखा है इस टॉपिक का बहुत डिटेल में, हाँ, प्लीज गो तो एंड वॉच दैट। आप बिल्कुल देखिए, उसका एक शॉर्ट रील है। यस तो यस आप पॉइंट देखिए कि हम हिस्ट्री से कोई, हिस्ट्री इज द बेस्ट टीचर। यस आपको यस समझना चाहिए, जस्ट बिकॉज आज वो चीज़ नहीं हुई इसका मतलब नहीं अभी कभी भी नहीं होगी। वो हो सकता है 2 महीने बाद हो, 6 महीने बाद हो, 1 साल बाद हो। और आप हिस्ट्री देखिए ना, एक और इसी प्रकार से एक आईपीओ आया था, जब आया था वो साउथ एशिया का 3rd बिगेस्ट आईपीओ बन गया था। ओके और हाईली ओवर वैल्यूड था और वो हर रिटेल को लग गया था, क्योंकि और आपको पता उसके बाद वो जो डंपिंग हुई, उसके बाद बीच में आरबीआई ने भी ये शशिकांत दास जी ने एक स्टेटमेंट दिया था, जस्ट बिकॉज यू ओन अ फरारी डजंट मीन यू गेट द राइट टू ब्रेक द रूल्स, इस तरह से उन्होंने स्टेटमेंट ओके दिया था। आई नो बिकॉज कुछ पेमेंट रिलेटेड ही है, तो उस हिसाब से तो आप ये देखिए कि हम हिस्ट्री से सीख नहीं रहे। आपको अगर वो आपको पता है उस इंडस्ट्री के बारे में, आप वर्क करते हो उस इंडस्ट्री में, आपको पता है क्या फ्यूचर प्रोजेक्शंस है, तो इट मेक सेंस यस कि भाई सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस है, मेरे को ये चीज़ पता है, मैं ये चीज़ करूँगा। अगर आपको नहीं पता, सिर्फ हाइप हाइप मार्केटिंग में प्लीज़ प्लीज़ आप मत फंसिए, अपना इंडिविजुअलिस्टिक चॉइस कीजिए। तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट, आप म्यूचुअल फंड्स में भी हाइप्स मत देखिए। मत देखिए आप प्रॉमिसिंग सेक्टर्स कैसे पिक कर सकते हैं? सबसे पहली बात है, अगर आप मार्केट में इन नहीं हो तो फॉर अ लेमन इट इज़ डिफिकल्ट। लेट्स फेस इट, जो सच है वो सच है। अगर आप मार्केट को 1-2 घंटा रोज नहीं देते हो, स्टडी में देने का मतलब ये नहीं ट्रेड कर रहे हो, आप पैसा डाल ही रहे हो, आप नहीं कर रहे हो, तो इट इज़ गोइंग टू बी डिफिकल्ट। देखिए बाकी लोग बेवकूफ़ तो है नहीं ना, जो इतना पढ़ रहे हैं, इतना कुछ यस सीख रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो आपके पास तरीका क्या होता है? आपके पास तरीका है कि जो पढ़ रहा है ना, उसको अपना पैसा धीरे धीरे थमाना शुरू करो, धीरे धीरे, एक साथ नहीं। पढ़ कौन रहा है? म्यूचुअल फंड के मैनेजर्स, नहीं हम डिस्ट्रीब्यूटर्स भी बनते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स, सब। हाँ, मतलब मैं वही हम भी बोल रहा पढ़ते हैं हूँ, बहुत है ना, एब्सोल्युटली। आप जो हमें भी एडवोकेट कर सकते हैं हाँ, यहाँ आप हो गए पे कंसल्टेंट्स हो गए, आई एम यस सेइंग यस दोस हु आर इनटू द इंडस्ट्री, यस क्योंकि उन लोगों का मिलना हो रहा है, उनको पता है, वो लोग रिसर्च कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं। तो भाई मेरे को एक बात बताओ, एक सिंपल सा है, आप बहुत सिंपल तरीके से मैं बताता हूँ। एक बिरयानी आपको रेस्टोरेंट में मिलेगी 150 रुपीज़ की, ओके लेकिन घर पे आप एक ऐप से उसको 180 पे भी ऑर्डर कर लेते हो ना, यस 190। क्यों? कन्वीनियंस। यस घर बैठ के आराम से मैं खा लूंगा, मैं जाऊंगा, गाड़ी लेऊंगा, फ्यूल डालूंगा, उधर जाऊंगा, इतना टाइम करूंगा, इन्वेस्ट टाइम करूंगा जाऊंगा, इतनी सारी चीज़ आप कर रहे हो। 30 रुपीज़ तो आप एक्स्ट्रा दे रहे हो। यस चलो इसको और थोड़ा सिंपल करते हैं, 200 रुपीज़ की बिरयानी थी, आप उस पर दे देते हो 40 रुपीज़, तो परसेंटेज वाइज आपने कितना दे दिया? उस पर 200 रुपए की बिरयानी है, उस पर आपने 40 रुपीज़ दे दिया, तो आपने एक दो 2% 2% 2% आपने दे दिया। तो उसी तरीके से आपको फंड इतने फंड एनालिसिस नहीं करनी, कुछ नहीं करना, तो एक्सपर्ट को दे दो भाई, 1-2% दे दो, यस वो आपको पैसा बना के दे देंगे ना भाई। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली आप अपना टाइम बस उस पे लगाओ, सही व्यक्ति को ढूंढने में, सही रिसर्चर को, सही डिस्ट्रीब्यूटर, सही म्यूचुअल फंड वाले को ढूंढने में, आपका काम उधर खत्म हो गया। फिर आप अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाओ। ये ना आजकल बहुत बड़ा फाड़ चला है, पैसिव इनकम, पैसिव इनकम। अरे भाई तुम 10,000 रुपए का अगर डिविडेंड बेस्ड स्टॉक भी ले लोगे, आपके पास डिविडेंड आके भी साल का आपके पास 800-900 हज़ार रुपए भी आ जाएगा, आप क्या कर लोगे भाई? 1,000 रुपए में कुछ नहीं होने वाला है। उससे बेटर आप एक्टिव इनकम इतनी बढ़ाते जाओ, और एसआईपी करके कि एक टाइम पे आपका पोर्टफोलियो हो गया 50 लाख का। बिल्कुल इसी से मुझे एक चीज़ स्ट्राइक हुई जो मेरे को आपसे पूछना था। अभी तक हमने सोफर जो बात करी, सर ने बहुत क्लियरली बता दिया कि जो मिस्टेक्स हम करते हैं, कंपाउंडिंग किसे कहते हैं, और स्टॉक सिलेक्शन या म्यूचुअल फंड सिलेक्शन और एक्सपेंस रेशियो पे भी उन्होंने बहुत अच्छे से लाइट थ्रो करी है कि देर इज़ नो हार्म। यहाँ तक आते आते अब जो एक बहुत बहुत बड़ा एक टॉपिक है जो बहुत लोगों को शायद क्लिक नहीं करेगा, इसको बहुत सिंपल वे में सर आप बताना। देर आर 2 वेज ऑफ इनकम, एक्टिव एंड पैसिव। आपने एक्टिव पैसिव के बारे में बात करी। एक्टिव इनकम हम वो कहते हैं जो हम अपनी डेली एक्टिविटी से कमाते हैं। कोई बुटीक चलाता है, कोई रेस्टोरेंट चलाता है, कोई लॉयर है, कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है, मल्टीपल फील्ड्स के, और इनका अपना अपना डेली का एक प्रोसेस है। इसके बाद मैंने किसी बहुत बड़े एक्सपर्ट को ये कहते सुना था कि ये अपने स्किल्स पे काम करें और अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाएं, मगर अगर उस एक्टिव इनकम को अगर अपने पास रखेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वेल्थ नहीं बनाएंगे, क्योंकि वेल्थ ना पैसिव इनकम ओवरनाइट कमा रही है और बना रही है। आप रात को सोए थे,
आपका पोर्टफोलियो 10% पे था, आप शायद सुबह उठे हो तो 12% पे है, तो 2% सोते सोते कमा लिया। इसे वेल्थ कहते हैं। इज इट राइट? बिल्कुल सही है। वेल्थ आपकी देखिए, आपको रिच होना है तो आप एक्टिव इनकम पे डिपेंडेंट रहो। आपको वेल्दी होना है यस। तो आपको पैसिव इनकम बनानी पड़ेगी। पैसिव इनकम बनता है एसेट से। हम्म। एसेट क्या होता है? जो आपको, आप जब रात को सो रहे हैं तब भी आपको पैसा बना के दे, वो एसेट है। यस। और जब आप रात को सोने जा रहे हो तब नींद नहीं आ रही, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। यस। सिंपल। तो ओके। आप इसको इस तरह से समझिए कि एसेट आपको बिल्ड करना पड़ेगा। आपको वेल्दी होना है हम्म। तो आपको एसेट बिल्ड करना पड़ेगा। द थिंग इज कि एसेट आपका सब्सटैंशियल तभी बढ़ेगा जब आपका एक्टिव इनकम बढ़ता जाएगा। अब इसको एग्जांपल दीजिए, एसेट्स क्या क्या होते हैं? आपने प्रॉपर्टी ली, उसको रेंटल्स पे चढ़ा दिया, दैट इज एन एसेट। इनफैक्ट आपने एक आईफोन लिया, वो डिपेंड करता है। अगर आप एक आईफोन लेते हैं, आईफोन 17 प्रो मैक्स लेते हैं, उससे आप कंटेंट बनाते हैं, एडिट करते हैं, डालते हैं, उससे ब्रांड आता है, पैसा कमाता है, इट इज एन एसेट। एसेट। उसी आईफोन को बस आप शोबाजी के लिए ईएमआई पे सारा लेके दिन रखते हो रील्स और देखते स्वाइप हैं। करते हैं, तो दैट इज अ लाइबिलिटी। एज यस। सिंपल एज दैट। स्पेसिफिकली ईएमआई पे भी ले लिया तो दैट इज यस। 70% ऑफ द आईफोन्स इन इंडिया वो ईएमआई पे जा रहे हैं। दिस इज शोइंग कि भाई क्या चल रहा है हमारे देश में। तो यस, वेल्थ तभी बनेगी जब आप एसेट्स बनाना शुरू करोगे। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में लोगों को लगता है एसेट मतलब सिर्फ रियल एस्टेट। हाँ। आई डिनाई। एसेट कुड बी एनीथिंग। आप एक आईपी भी बना देते हो, अपना एक पेटेंट बना देते हो, आप अपना एक लाइसेंस बना लेते हो। लेट्स से आप अपनी फ्रेंचाइजी देते हो। लेट्स से कोई रेस्टोरेंट का आपने एग्जांपल दिया, रेस्टोरेंट में बहुत अच्छा फूड बनाते हैं, लास्ट 15 साल से उनका काफ़ी ज़्यादा नाम है। वो जब फ्रेंचाइजी बेच रहे हैं तो उनका गुडविल इतना अच्छा बन गया कि वो गुडविल भी यस, उनके लिए एक एसेट मल्टीप्लाई है। हो रहा है उनका मल्टीप्लाई हो रहा इनकम। है कि जब वो बैठे भी हैं तब भी उनको हर साल का एक XYZ आ रहा है, यस। रेवेन्यू का एक परसेंटेज आ रहा है। एब्सोल्युटली। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने जितने हो सके आप जल्दी जल्दी एसेट बिल्ड करने पे फोकस करें। हम दुनिया के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान की अगर बात करें, बिल गेट्स अभी एट द प्रेजेंट वो सबसे ज़्यादा सॉफ्टवेयर के मालिक नहीं है, वो रियल एस्टेट के मालिक हैं। उनके Okay. पास यूएस में सबसे ज़्यादा रियल एस्टेट है। और द डिफरेंस इज ऑब्वियसली ही इज ट्राइंग टू यूज अ लॉट ऑफ GMOs, वो काफ़ी ऑर्गेनिक प्लांटिंग और ये सब, बिकॉज ही इज ट्राइंग टू एंटर द फूड चेन ऑफ ऑल द पीपल। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट आप देखिए वो रियल एस्टेट का है। इवन एट द स्टार्टिंग बिल गेट्स के साथ बैठे उनके फाइनेंशियल एडवाइज़र माइकल, और बिल गेट्स ने बोला कि भाई मेरे को फाइनेंस समझ में नहीं आता। बोले मेरे को आता है, एक काम करो आप अपना टेक को बढ़ाते जाओ, जो पैसा है आप मेरे को देते जाना। ये बंदे ने उनके वेल्थ को 24-25% से कंपाउंड करना शुरू किया। सिंपल। तो बिल गेट्स अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते रहे सॉफ्टवेयर अपनी कोर कॉम्पिटेंसी से, और उनका वेल्थ एडवाइजर वहाँ से पैसा बनाता गया। एज सिंपल एज दैट। सेम अगर आप देखोगे हर बड़े इंसान का एक, हर तरीके के एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, दोज आर एक्चुअली हेल्पिंग देम। जो नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड से उनके होते हैं फाइनेंशियल बिल्कुल, बिल्कुल। एडवाइजर्स, वेल्थ एडवाइजर्स होते हैं, दे आर हेल्पिंग देम आउट। आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक एग्जांपल देता हूँ। जनरेशनल वेल्थ तीसरी जनरेशन के बाद उड़ जाती है। ओके। ठीक है, ये ये आपने एक सुना पैटर्न होगा, है ये। पैटर्न है। हाँ, ठीक है। तीसरे जनरेशन के बाद उड़ जाती है। एकमात्र ऐसी फैमिली है जिसका 7 जनरेशन तक आज तक वेल्थ नहीं उड़ा और बढ़ता जा रहा है, और वो है द रॉकफेलर्स। ओके। और रॉकफेलर्स का इसलिए क्योंकि इनके जो सबसे पहले करता धरता थे जॉन डी रॉकफेलर, उन्होंने बहुत सही चीज़ करी थी। उन्होंने सबसे बढ़िया वेल्थ एडवाइजर्स को अपने पास रखा। उन्होंने बोला आप लोग मेरे को सजेस्ट करो। उन लोगों ने इनके साथ ट्रस्ट्स बना दिए, और ट्रस्ट बनाने के चक्कर में ये चीज़ हो गई, कुछ इनबिल्ट पॉलिसीज बन गई कि फैमिली में अगर कल को जाके कोई अय्याश भी बन गया ना, वो पैसा नहीं उड़ा पाएगा। ओ, इंडिविजुअल नेम पे नहीं है कुछ। ट्रस्ट पे बना दिया तो बड़े लोगों स्टेक्स लो कर दिए ना उनके लॉसेस होने के। तो बेसिकली तो राइट सेट ऑफ एडवाइजर इज एब्सोल्युटली वेल्थ एडवाइजर। तो एक कॉमन इंसान, मैं नहीं कह रहा हूँ आपके पास अभी आप 20,000 सैलरी कमा रहे हो तो आप जाके एक एडवाइजर नहीं, तब आप नॉर्मल SIP तो कर सकते हो, डायरेक्ट बिल्कुल, इन्वेस्टिंग कर लो। आजकल इतने सारे फ्री एप्स हैं, उस पर जाके आपको KYC करना है, 24 घंटे भी नहीं लगते और आप इन्वेस्ट कर सकते हो। यस। आप वो शुरू कर दो, और एक बार जब आपका एक अमाउंट आ जाए, आपको जो चीज़ समझ में नहीं आ रही उसमें मत घुसो यार, बिल्कुल आप सही बात अपनी है। कोर पे वर्क करो। जो आपको एक्चुअली में एक पैसा देगा एक्स्ट्रा, एब्सोल्युटली, और उस एक्स्ट्रा खर्चा तो सेम ही रहने वाला है। आप एब्सोल्युटली। इसी से आप एक थोड़ा सा लाइट भी थ्रो करना कि आपने पैसे कमा लिए। हमारी ये बात सुन के हमारी ऑडियंस को अच्छा भी लगा कि ठीक है, वी बोथ हैव एडवोकेटेड द फैक्ट कि इन्वेस्ट मोर एंड गिव इट टू द एडवाइजर। अब जो स्किल्स हैं, लोग अपने स्किल पे अपग्रेड करें या सारा फोकस फिर इन्वेस्टिंग पे लगा दें? क्योंकि सारा फोकस तो कभी भी इन्वेस्टिंग पे आप मत लगाओ। आपको थोड़ा ऑड लग रहा होगा, सारा तभी लगाओ इफ़ यू आर इंसेनली पैशनेट। मैक्सिमम लोग जो स्टॉक मार्केट में आ रहे हैं वो पैशनेट नहीं है, वो सिर्फ अपने बॉस से परेशान है। ये रियलिटी है। हाँ, मेरे को फुल टाइम ट्रेडर बनना है, रोज ऑफिस जाना पड़ता है, बॉस गाली देता है, दिवाली की छुट्टी मांगी 4 दिन की, उसने दी 2 दिन की। ओके। दिस इज द रीजन व्हाई दे वांट टू एक्चुअली कम इनटू, दिस इज द हार्श रियलिटी, लेट्स फेस मैं इट। घर बैठे बैठे घर ट्रेडिंग बैठे करके बैठे कमा लूंगा। आसान तरीके से उनको पैसा कमाना है। तो मैक्सिमम लोग को पैशनेट नहीं है।
पैशन कब होता है कि जब राकेश झुनझुनवाला, रमेश दमानी, राधा कृष्ण दमानी जब एक पार्टी में भी मिलते हैं, तब वो बात करते हैं कि भाई क्या लगता है आने वाला सेक्टर में क्या लग रहा है, कौन सा सेक्टर चल रहा है. Yes. दिस इज ट्रू पैशन. Knowledge. दे आर एक्चुअली ब्रीदिंग मार्केट्स, दे आर टॉकिंग मार्केट्स. ये होता है पैशन. नहीं कोई बात नहीं, सबका अलग अलग पैशन होगा. आपका पैशन कुछ और होगा, कुकिंग होगा, गिटार बजाना होगा, कुछ और होगा. आप अपने पैशन पे ध्यान दो. आप अपने पैशन से अगर बिजनेस बिल्ड कर सकते हो और भी बेटर हो गया. लेकिन आपको एक एडवाइज़र, एक वेल्थ एक्सपर्ट चाहिए होगा. इसका सबसे बड़ा उदाहरण थे कि एक बार क्या हो गया, जो हेनरी फोर्ड थे, हेनरी फोर्ड को एक बार कोर्ट में खड़ा किया गया क्योंकि यूएस में हमेशा क्या होता था, एंटी ट्रस्ट लॉज के अकॉर्डिंग कहीं ना कहीं जब बहुत बड़ा कॉन्ग्लोमरेट हो जाता तो उसको तोड़ने की हमेशा कोशिश की गई है. Okay. तो जब Yes. जॉन Monopoly. डी मोनोपोली, तो जॉन डी रॉकफेलर की भी जब एम्पायर बहुत बड़ा हो गया, उसी को तोड़ के एक्सॉन मोबिल बना, शेल बना, ये सारी चीज़ें बनी, तो उनको भी करा गया था. तो इसी प्रकार से हेनरी फोर्ड को कोर्ट में खड़ा किया गया. हेनरी फोर्ड को फोर्ड में खड़ा किया गया तो सामने वाले लॉयर्स को दिखाना है हम तो बड़े स्मार्ट हैं. तो वो उनसे पूछते हैं क्या, चलिए बताओ कि जब नपोलियन आया था तो नपोलियन ने कितने राज्यों पे अटैक किया था और किस हिसाब से. तो बोले नहीं मेरे को नहीं पता. फिर उन्होंने दूसरा सवाल पूछा, अच्छा चलो एक बात बताओ, आप अपने आप को इतना ज्ञानी समझते हो तो ये बताओ कि सबसे पहला जो एरोप्लेन बना था उसमें कौन सा इंजन लगा था. बोले नहीं पता. तो इस तरह से ना 3-4 सवाल पूछे. तो उसने 5-6 सवाल पे हेनरी फोर्ड ने बोला एक सेकंड रुको. बोले सर मैं आपको एक बात बताऊँ, आप मेरे को ये पूछो कि धंधा कैसे बनाना है, बिजनेस कैसे बनाना है, मैं आपको पूरी उसके A to Z बाइबल लिख के दे दूंगा. आपको जो पूछना है पूछो कि बिजनेस कैसे ग्रो करना है, क्या करना है, कैसे टीम डेलीगेट करना है, सब बताना है. ये सारी जो सवाल आपने पूछे ना, तो मेरे कंप्यूटर में ना मेरा डेस्क है, तब तो कंप्यूटर नहीं था, मेरा डेस्क है. डेस्क के नीचे बटन्स हैं, 4 बटन है. मैं एक बटन दबाता हूँ ना तो फार्मास्यूटिकल और डॉक्टर में सबसे ज़्यादा जो बड़ा एक्सपर्ट है वो मेरे रूम पे आ जाता है. दूसरा बटन दबाता हूँ तो जो लीगल एक्सपर्ट है वो मेरे रूम पे आ जाता है. तीसरा बटन दबाता हूँ तो वेल्थ बनाने में जो एक्सपर्ट है वो मेरे रूम पे आ जाता है. चौथा बटन में दबा देता हूँ तो मार्केटिंग में जो एक्सपर्ट है वो आ जाता है. बस मेरा काम तो हो मेरा गया. काम हो गया ना. तो मैं ये सारे सवालों का जवाब क्यों दूं, इससे क्या लेना देना. और सारी क्राउड तालियां बजाने लग गई. Okay, that is amazing. सो तो hire a right set of people. I एग्जैक्टली, think ये entrepreneur learning भी दे रहे हैं आप. आप खुद सोचिए, पॉल ट्यूडर जोन्स इतने बड़े ट्रेडर हैं, वो 12 करोड़ रुपए टोनी रॉबिन्स को देते थे कंसल्टेंसी के साल भर के. आप बोलोगे टोनी रॉबिन्स तो मोटिवेशनल स्पीकर है, 12 करोड़ रुपए इनको क्यों देते थे? साइकोलॉजी के लिए. क्योंकि एक बार पॉल ट्यूडर जोन्स ने बोला भाई 1500 करोड़ रुपए तक तो मैं संभाल ले रहा हूँ, इसके ऊपर जाते जाते ना मेरा थोड़ा साइकोलॉजी हिल जा रहा है, क्योंकि इससे ज़्यादा मैंने अपने पर्सनल सर्कल में संभालते हुए नहीं देखा. टोनी बोला ठीक है आ जाओ मैं वर्क करता हूँ. और उसी चक्कर में अब वो बोलेंगे अरे 12 करोड़ पागल है, 12 करोड़ साल भर का क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उस 12 करोड़ के चक्कर में वो 5000 करोड़ पे पहुंच गए. अरे दैट इज अ सिमिलर एग्जांपल. आई थिंक जो अभी रिसेंटली हम देखते थे शाहरुख खान की जो मैनेजर हैं, हाँ हाँ, शी इज आल्सो अर्निंग 60 crores a year. absolutely, because Because she's making his life yes, simpler, and शायद she is the one who's been with him executing, yeah, since long. since long, आप and she knows in and out everything. एब्सोल्युटली, आप बिजनेस एग्जांपल में देखिए, दुआ फैमिली हमारे दिल्ली की तरफ की है, जो दुआ फैमिली है, उन्होंने, उनका रबर का काम था, उन्होंने काफ़ी अच्छा रबर मैन्युफैक्चरिंग और इसका काम करते थे. उन्होंने इतना एज कर लिया था अपने बिजनेस की, सबसे इकोनॉमिक रबर बनाते थे. उनको बहुत टाइम से फुटवेयर्स में घुसने की इच्छा थी. Okay. वो फुटवेयर में घुसे, उन्होंने फुटवेयर इंडस्ट्री एक बनाई, बढ़िया बनाई. उसको जैसे ही ग्रो किया, हम उनको समझ में नहीं स्केल कैसे करें, क्योंकि हम बनिया दिमाग से चल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा कैसे करें. दे हायर्ड, जस्ट इमेजिन, उन्होंने कंसल्टेंट हायर किया, बिग 4 में से कंसल्टेंट हायर किया कि प्लीज गाइड अस. उन लोगों ने इतना तगड़ा प्लान बनाया कि अब वो हर 1.5 साल में एक फैक्ट्री सेट करते हैं. एंड ये कौन सी फैमिली जो रिलैक्सो के चप्पल बनाती है? Relaxo. I was about to come, and Relaxo is growing faster than I believe any shoe brand right now. एब्सोल्युटली. आप चोकसी साहब को देखिए, एशियन पेंट्स क्यों इतना बड़ा बना? बिकॉज एक समय था जब एशियन पेंट्स नॉर्मल कंपनी थी, पेंट कंपनी थी, बट उनके जो फाउंडर थे उन्होंने इतना बढ़िया दिमाग लगाया, 8 करोड़ रुपए लगा के वो अपने इधर सुपर कंप्यूटर लेके आए. ये मैं तब की बात कर रहा हूँ, तब जब आईआईटीज के पास सुपर कंप्यूटर नहीं था, कोई कॉर्पोरेट हाउस के पास कंप्यूटर नहीं था. सुपर कंप्यूटर वो होते तो पूरे रूम में एक कंप्यूटर होता था, पूरा भर Yes. देता था, बहुत पानी लगता था, ठंडा करना पड़ता था ये. बट उन्होंने उनको एज ऐसा दे दिया कि भाई एक व्यक्ति जो किसी दुकान में जाता है, कितने बजे आ रहा है, कितने बजे जा रहा है, कितना ऑर्डर कर रहा है, उसके बेसिस में डेटा कैलकुलेट होकर उनको पता रहता था कि मेरठ में हमको इतनी क्वांटिटी पहुंचाना है. इधर उनका इतना पैसा बचने लग गया कि उनकी प्रॉफिट्स बढ़ गए. Profits बढ़ गए. दे वर वे अहेड. वो पेंट कंपनी थी लेकिन टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने के बाद ईआरपी से भी बेटर कंपनी बन गई थी. सो दिस इज तो सब एक्सपर्ट टूल्स, इन सारी चीज़ों पे आपको इन्वेस्ट, और आज आपके पास एक्सेस है.
तो आप समझो कि दीपेंद्र गोयल, जब हम बात करते जोमेटो के फाउंडर कैमेलियाज में अगर घर ले रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ ले रहे हैं, आपने कभी नहीं सुना होगा कि वो इंडिविजुअल सोच के अब स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट खुद से प्लानिंग करें. ही हैज़ हिज ओन सेट ऑफ वेल्थ एडवाइजर्स जो वो पूरा उनको गाइड कर रहे हैं. ही इज़ वेरी स्मार्ट. वो तरह से देश के सबसे रिचेस्ट इंसानों की बात करते हैं, टॉप 2 की बात करते हैं, तो आप देखोगे उनके भी एडवाइजर्स हैं. उनके तो एडवाइजर आई थिंक इस चीज़ के भी हैं कि पब्लिक में कैमरा के आगे बोलना क्या एक्चुअली है. आपको मैं बताता हूँ, हमारे देश के जो सबसे धनी इंसान हैं, उन्होंने अपने सबसे बड़े दोस्त कम एडवाइजर को 1600 करोड़ का घर गिफ्ट किया. उनके नाम में भी सरनेम हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का ही है. यस. और उनको क्यों किया? क्योंकि वो 20-25 साल में उन्होंने उनके काम इतने आसान किए, एग्जीक्यूशन में इतना हेल्प Yes. किया, इतनी ज़्यादा हेल्प करी है, तो ऑब्वियसली 1600 करोड़ कितनों के दोस्त, आपके दोस्त आपको 160 रुपए नहीं देंगे, इधर 1600 करोड़ के घर गिफ्ट हो रहे हैं. Yes, Why? yes. Because obviously वर्थ थी ना, worth रॉयल्टी थी. मिली है उनको उनके काम की. Absolutely. तो ये सारे बड़े लोग जिन्होंने वेल्थ बनाया उनसे ही सीखते ना, जिन्होंने वेल्थ बनाया ना, दे डोंट. मैं आपको बताता हूँ, मैं इतने सारे कोचेस से मिलता हूँ, इतने सारे थैंक्स टू माय एक्सेस कि इतने सारे गुरुओं से मिलता हूँ, कोचेस से मिलता हूँ. मैंने इंटरेस्टिंग चीज़ देखी है. एवरेज जो मैंने देखा, जितने टॉप कोचेस इर्रेस्पेक्टिव ऑफ फील्ड देखते हो, साइकोलॉजी, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केटिंग, आप कुछ बिजनेस कोचिंग, आप किसी पे बोलो, एवरेज उन लोगों ने अपनी खुद की ट्रेनिंग पे एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए खर्च किए हैं आज तक. एटलीस्ट वाओ. एंड आई बिलीव वो अभी भी सीख रहे होंगे. सीख रहे हैं. बिल्कुल. मेरे को लोग बोलते हैं, बोले हम अभिषेक हमारा साल का ना 30 लाख रुपीस, क्योंकि एक बहुत सिंपल सी चीज़ है ना. आप मेरे को बताओ कि हम अपने आप को चलाने के लिए, हमारे फिजिकल बॉडी चलाने के लिए हम एक बजट बनाते हैं कि भाई इतना खाना पड़ेगा, ये yes. फ्यूल है. हम अपने ओरल हेल्थ के लिए एक बजट बनाते हैं कि ये सब ब्रश लगाना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, इसके लिए करते हैं. बट हम मेंटल हेल्थ और मेंटल क्यूरियोसिटी के लिए हम स्पेंड करने को तैयार ही नहीं हैं. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आप बोलोगे कि वाई पीपल एक्चुअली गिव टू अ वेल्थ एडवाइजर जब सब कुछ इंटरनेट पे है. आपको किसने रोका है? देखिए, गोवा जाने के 4 रास्ते हैं. आप चल चल के भी जा सकते हो, हाँ. आप कार से भी जा सकते हो, और आप ट्रेन से भी जा सकते हो. अगर आप, और एक है, आप कार में गाइड के साथ जा सकते हो जिसको सारे रास्ते पता है और वो गोवा आते जाता रहता है. तो आपके पास सारे ऑप्शन हैं. आप अगर बहुत यंग हो, आप पैसा नहीं कमाते हो, आपके पास सबसे बड़ा जो टूल होता है आपके हाथ में, होता है समय, टाइम. तब आप टाइम यूज़ करो. जब आपका समय यूज़ करके पैसा आ जाए, तो आपके लिए वो टाइम इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, अब उस पैसे का थोड़ा सा पार्ट आप दूसरों को दे दो ताकि आप बहुत सारा समय बचा सको. समीर अरोरा जो हीलियोस कैपिटल के हैं, वो कहते हैं, उनसे पूछा गया कि भाई आप एक चीज़ बताइए कि ऐसी कौन सी चीज़ है आज अगर आपको कही जाए कि आप सारा वेल्थ आप अपना ट्रेड ऑफ कर सको, तो किसके लिए करोगे? बोले टाइम. टाइम. एब्सोल्युटली राइट. 24 घंटे अब कम लगने लग गए हैं जिन लोगों के पास बहुत काम है और बहुत वैल्यूड है वो. एब्सोल्युटली. तो आप मेरे को बताओ कि हम बोलते हैं बिल गेट्स साल में 45 डेज जाते हैं एक आइलैंड में, अकेले बैठते हैं, नेटवर्क से कट ऑफ हो जाते हैं, आइसोलेशन, और वो अपनी खुद की तैयारी करते हैं. जेफ बेजोस 20 दिन चले जाते हैं. जेपी मॉर्गन, बहुत कम लोगों को पता है, जेपी मॉर्गन जिनने चालू किया था, ही वॉज 6'5", एंड ये 6 फुट 5 इंच के थे. ये तब की बात है जब एवरेज हाइट 5'5" होता था. ओके. तब की बात है. वो हर साल 3 महीने अपनी यॉट लेके, तब बोट होता था, यॉट आज के समय पे कह लें, बोट लेके अलग से किसी आइलैंड में जाते थे और रिलैक्स करते थे और अपनी खुद की लाइन. वो क्यों कर पाते थे? ये सारे लोग क्यों कर पाते हैं? बिकॉज दे हैव इंट्रोस्पेक्शन, और प्लस दे आर एबल टू डू बिकॉज दे हैव एक्टिव पीपल, एक्टिव एडवाइजर्स. दे आर नाउ नॉट ट्रेडिंग ऑफ देयर टाइम. मेरी टाइम की वैल्यू है. एक सिंपल सा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ. अब मेरे को बताइए, आपने मुझे बुलाया, हमने एक पॉडकास्ट किया, क्योंकि उसके बाद फिर मेरे मल्टीपल वर्क्स हैं. आप ऐसे ही काफ़ी गेस्ट से मिलते हो. आपने एक चीज़ नोटिस करो, पॉडकास्ट में आप कभी गौतम अडानी जी और मुकेश अंबानी जी को नहीं देखते हो. ओके. अब आप सोचिए क्यों? क्योंकि उनके 1 घंटे का वैल्यू 100 करोड़ होगा. कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा अभी तो फिलहाल. वो 100 करोड़ की डील कर लेंगे. Yes. तो व्हाई I वुड दे know. एक्चुअली गो? Yes. और उनके लिए इन्फॉर्मेशन जो चाहिए वो मिल रही है, बहुत कुछ है. और वो, अब आप बोलोगे लेकिन मीडिया को देते, मीडिया को वो खुद बुला के इतना नहीं दे रहे. मीडिया जब मिल जाती है, और वो उससे उनके बिजनेस को फायदा, बिकॉज उन चैनल्स को बड़े बड़े बिजनेसेस देख रहे हैं, तो वो एम्पलीफाई कर रहा है उनका मैसेज, तो कहीं ना कहीं उनके स्टेक होल्डर्स देख रहे हैं, तो उनका काम हो रहा है. तो उनके टाइम का इतना ज़्यादा वैल्यू है. कैन यू जस्ट इमेजिन? एक बहुत सिंपल इंसिडेंट, एंड दे रिस्पेक्ट टाइम ऑल्सो. आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ. आईपीएल का मैच है. आईपीएल के मैच में मुकेश भाई की भी टीम है, नीता जी की बेसिकली टीम है. और रात को एक इनॉग्रेशन है जिसके लिए मुकेश भाई को बुलाया गया है, जिसका उन्होंने कंफर्मेशन दिया हुआ है कि भैया मैं 8:30 बजे आऊँगा. ठीक है. और मैच शाम का चल रहा है.
और इन लोगों को ध्यान नहीं था और इन्होंने हर जगह अपने क्लोज सर्कल में बताया कि मुकेश जी आ रहे हैं हमारे इसमें। तो सबको लगा कि अच्छा मुकेश भाई आ रहे हैं, मुकेश भाई आ रहे हैं। 7 बजे टीवी ये जब सब लोग बैठे हुए हैं तो बड़ा स्क्रीन में चालू किया, भाई तो आईपीएल में दिख रहे हैं। तो उन्होंने बोला यार अब तो क्या 8:30 तक आएंगे, अब तो वो आना नहीं नहीं आ है। सकते। 8:20 में मुकेश जी इधर आते हैं सूट में। वाओ। सो जस्ट इमेजिन, he is valuing his time टाइम। and commitment, एंड ही शोड अप एट बोथ द प्लेसेस। both the places. यस। He did his commitment and he showed. हाँ। This is the difference. वो लोग अपने कमिटमेंट को रख रहे हैं। तो प्रॉबेबली इसीलिए उनकी रिस्पेक्ट और उनके टाइम की वैल्यू बाकी लोग भी करेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आप देखिए हर फील्ड में ना हमको सीखने के लिए बहुत है। मुकेश अंबानी जी से आप क्या सीख सकते हैं? मुकेश अंबानी जी आज भी हर हफ्ते 2 बुक्स पढ़ रहे हैं। ओके। डिस्पाइट हिज बिजी स्केड्यूल, दैट इज अगर हर हफ्ते की 2 बुक्स हो रही हैं तो वो महीने में ही 8 किताबें पढ़ ले रहे हैं। अगर हम एवरेज 6 भी पकड़ लेते हैं तो साल की 72 बुक्स ही इज रीडिंग। दैट इज हाउ ही इज कीपिंग अप इन द गेम, अपग्रेडिंग। उनको क्या जरूरत है? तो रिचेस्ट इंसान है यार, उनको क्या जरूरत है? रिचेस्ट इंसान भी दिखा रहा है टू मेंटेन माई पोजिशन। रिच बनना आसान है, मेंटेन करना सबसे ज्यादा मुश्किल है। आई टोटली अग्री। अभी ना बहुत जगह बात होती है एआई की, कंप्यूटर्स की एंड ऑल दैट की। आपने इंडेक्स फंड की और एक्टिवली मैनेज फंड्स की बात करी ना, तो अ लॉट ऑफ क्लाइंट्स टर्न अप टू मी एंड आस्क कि हम इंडेक्स फंड क्यों नहीं लेते हैं। फिर मैं उनको यही समझाती हूँ कि एक्टिवली जो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट है, कंप्यूटर चलाने के लिए भी तो ह्यूमन ही चाहिए। और क्या कमांड देनी है वो कौन देगा? कमांड फीड तो हम ही ने करनी है। और आपकी नीड अलग है, किसी और की नीड अलग है। अगर आपके किसी फ्रेंड ने इंडेक्स फंड ले रखा है और उसको रिटर्न आ गए, तो ज़रूरी नहीं है कि आपका पर्पस सॉल्व हो जाए। एब्सोल्युटली, तो एब्सोल्युटली। एवरीबडी हैज़ टू लुक एट देयर ओन रिस्पेक्टिव थिंग्स। हमने स्किल्स की भी बात कर ली कि इन्वेस्टिंग भी पार्शली इतनी अच्छी से रखो और अपने स्किल्स पे अपग्रेड करो, एक्टिव इनकम बढ़ाओ। बट आज के टाइम में 21st सेंचुरी में एक और ट्रैप है, वो है लाइफस्टाइल ट्रैप। जैसे जैसे एक्टिव इनकम बढ़ रही है, हम अपने लाइफस्टाइल कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं। आई बिलीव जितने लोग हमें इस बात को सुन रहे हैं वो इससे कोरिलेट करेंगे कि हम, आपने गाड़ी का एग्जांपल दिया कि हमें गाड़ी अपग्रेड करनी होती है। हम एक 2 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं बट वी आर गेटिंग गुड इनकम क्योंकि हमारी बैंकेबल प्रोफाइल है, हमें लोन अच्छा मिल जाएगा। हम 3 बेडरूम में जाने का प्लान करते हैं। हम डे टू डे में ब्रांड्स को अपग्रेड करते हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि हम इन्फ्लेशन को इग्नोर कर रहे हैं इस एंगल पे और एक ट्रैप में फंस रहे हैं लाइफस्टाइल में। एक्टिव इनकम जो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट में जा सकती थी, वो हमारी डे टू डे लाइफस्टाइल में जा रही है। और इसका जो एक एंड रिजल्ट ये है कि जो पार्ट आपने आज खर्च दिया, वो अगर आप सेव करते तो रिटायरमेंट में जब एक्टिव इनकम नहीं होती तो ये पैसा काम आता। हम्म। आई बिलीव इसके ऊपर भी आप बहुत अच्छी लाइट थ्रो करेंगे। तो देखिए पहले तो ये समझिए, इन्फ्लेशन को सिंपल तरीके से समझ लीजिए हो क्या रहा है। तो इन्फ्लेशन को इस तरह से समझिए कि आज से 10 साल पहले जब आप 10 रुपए की चिप्स लेते थे तो उसमें 10 रुपए की चिप्स होती थी। अब 10 रुपए की चिप्स लेते हैं तो उसमें 8 रुपए की हवा होती है। ओके। सो बेसिकली क्या हो गया है कि जो इन्फ्लेशन को इस हिसाब से समझिए कि महंगाई बढ़ गई है और पैसे की वैल्यू घट गई है। यस। अगर आप, एक सिंपल सा एग्जांपल है, 60 रुपीज़ आपके जेब में थे आज से कुछ सालों पहले। आप अपनी मस्त गाड़ी लेके जाते हो और उसके बाद बोलते हो कि अरे छोड़ो आज पेट्रोल नहीं डलाता हूँ, मैं इसको जाके अपने ना ड्रॉअर के अंदर रख लूँगा, ताकि तब 1 लीटर पेट्रोल उतने में आ रहा था, ताकि ना मैं आज से 6 साल बाद उसी पैसे को निकालूंगा और 1 लीटर पेट्रोल भर के जाऊँगा। एंड आप वो पैसा निकाल के जाते हो तो ओ माई गॉड ये क्या हो गया, पेट्रोल इतना महंगा हो गया, मैं तो डाल ही नहीं पा रहा हूँ, मैं 35 रुपये कम पड़ रहे हैं। सो दिस इज बेसिकली वॉट इज़ हैपनिंग टू द इन्फ्लेशन। पहले आप 10 रुपये में वड़ा पाव खाते थे, उसके साथ उसको टिश्यू पेपर मिलता था। आजकल 20 रुपये का वड़ा पाव हो गया और 10 रुपये का वो टिश्यू पेपर हो गया। सो इन्फ्लेशन एक ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच पाया है। और वो इन्फ्लेशन अलग अलग, थोड़ा सा एक ब्रीफ और करना कि मेट्रो सिटीज़ की हाँ हाँ, बहुत डिफरेंट वो है। देखिए उसको आप जो कंसेप्ट कह रहे हैं, आप मेरे हिसाब से आप लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के ऊपर आ रहे हैं। तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन क्या हो जाती है कि कॉस्ट ऑफ लिविंग सबकी बढ़ जाती है, उसके हिसाब से सब अपग्रेड कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन हर जगह पर अलग आती है। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, अगर मेट्रो सिटीज़ की बात करें, दिल्ली, मुंबई, पुणे, बैंगलोर, तो आप सिंपल से देखिए वहाँ पे प्रॉपर्टी कॉस्ट, खाने का कॉस्ट, रहने का कॉस्ट ज़्यादा है बहुत ज़्यादा है। एज़ कम्पेयर टू अगर आप टायर 2 टायर 3 सिटीज़ में चले जाएँ, आप नागपुर में चले जाएँ, नासिक में चले जाएँ, यहाँ पर आपको एक डिफरेंट रेट्स मिलते हैं। और ये ही डिस्पैरिटी सबसे ज़्यादा बढ़ाती जा रही है और लोगों को, एज यू करेक्टली मेंशन, ट्रैप में डाल रही है। यस। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि लोगों का लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन जिस स्पीड से बढ़ रहा है, उनकी इनकम उस स्पीड से नहीं बढ़ रही है।
लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सिर्फ हमारी लाइफस्टाइल अपग्रेड से है, इसका बहुत ही रिलेटेड पार्टी है बहुत सारी जगह पे। एग्जाम्पल, आज आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे देश में जो इंसान जितना भी कमाता है उसका वो आंख बंद करके 5 टाइम्स अपनी शादी में लगाता है, 5 टाइम्स शादी में लगाता है, और 2 टाइम्स वो अपने किड के एजुकेशन में लगाता है। मतलब शादी कितना बड़ा मार्केट हो चुका है हमारे देश में, आप समझिए। सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, इंसान कमा रहा होगा साल का 10 लाख रुपए, लेकिन वो शादी करता है 50 लाख की। वेरी कॉमन। ऐसे ही ये एक, अगर हम पूरे मार्केट की बात करें तो ऐसे ही शादी का मार्केट 10 लाख करोड़ का मार्केट नहीं हो गया है, 10 to 12 लाख करोड़ का मार्केट बोलते हैं इंडिया में, विच इंक्लूड्स एवरीथिंग, शादी, उसके रिलेटेड ज्वेलरी, सारी चीज़ें। सो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज हियर टू स्टे एंड इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कहीं ना कहीं हम यूएस को फॉलो कर रहे हैं, वेस्ट को फॉलो करते हैं, वेस्ट कैपिटलिस्ट है, हम भी कैपिटलिस्ट बन रहे हैं, इसलिए आप देख रहे हो कि हर कोई अब हर चीज़ में अपग्रेड अपग्रेड Upgrade, yes, अपग्रेड करने yes. की। देयर इज़ अ कंसेप्ट कॉल प्लान्ड ऑब्सोलेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेंस का अर्थ ये होता है कि बड़े बड़े इन्वेंटर्स, बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ने पहले से सोच के रखा है कि हर चीज़ की एक्सपायरी करनी है, क्योंकि अगर एक्सपायरी नहीं करी तो लोग खरीदेंगे नहीं। पहले आज से 40 साल पहले दवाइयों की एक्सपायरी नहीं होती थी, Oh yes. अचानक से डाल दिया 6 महीने बाद। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ, एक हमारे इधर विद ड्यू रिस्पेक्ट एक बाबा जी हैं, तो वो बाबा जी एक नमक लेके आए, लॉन्च किया। उन्होंने ये लिखा कि भाई हमने ढूंढ के निकाला है 5,000 साल पुराना नमक जो केवल इन पहाड़ों पे मिलता है। 5,000 साल Okay. वाला, जिसमें इतने ज़्यादा मिनरल्स है Minerals. जो आपको नहीं मिलेंगे, और पैकेट के पीछे लिखा रहता है 6 मंथ्स बाद उसकी एक्सपायरी है। Wow. तो मतलब Okay. 5,000 तक सालों तक तक वो चीज़ एक्सपायर नहीं हुई, प्रोसेस हो रहा लेकिन था और अब वो अभी अचानक से 6 महीने नहीं, पैकेज होते ही वो सिक्स प्रोसेसिंग की मंथ्स सिक्स एक्सपायरी। मंथ्स है। सो पॉइंट है कि इन लोगों ने प्लान्ड ऑब्सोलेंस निकाला। जो बड़े लोग थे ना, उन्होंने 3 चीज़ें निकाली, पहले लोगों को कैसे उलझाएं जिससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़े। पहले प्लान्ड ऑब्सोलेंस, कि भाई हर चीज़ की एक एक्सपायरी है। पहले लेगिंग्स जो लड़कियों की थी तो 16 साल चलती थी, आज ऐसी बना दी कि भाई ट्रेंड। ट्रेंड। एग्जैक्टली, हाँ एग्जैक्टली। ट्रेंड। तो आप तो जानते ही होंगे। हाँ, सो दैट इज प्लान्ड yes. ऑब्सोलेंस। दूसरा इनने निकाल के लगा सब्लिमिनल मार्केटिंग करनी पड़ेगी, कि मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग इतनी करो कि सुबह खोल दे। क्या आपको पता है ब्रेकफास्ट कभी भी एक टर्म इंडिया में था ही नहीं। Okay. Breakfast term was basically marketed by cornflakes, Kellogg's. Oh. They wanted to promote कि भाई तो they started supporting researchers, they started spending on R&D, they started spending on marketing to make it a notion कि हर जगह breakfast की ज़रूरत है. This is a reality which we didn't know. India has always been an early riser country. Absolutely. हम तो अर्ली राइज करते थे, और और आप हमारे यहाँ तो टेक्निकली आप खाना देखिए खाया जाता था। हमारे इसमें सीधे 11-12 के आसपास एक हाँ, बड़ा मील हो yes, जाता था, yes. और एक शाम को होता था, बीच में हल्का Yes, फुल्का कुछ हो yes. जाता था। Absolutely. That has been our history. एब्सोल्युटली। चाय भी ना हमारे इधर की देन नहीं है। Okay. यस, मतलब हमारे इधर जो चाय होती थी वो दूध वाली, शक्कर वाली नहीं होती थी। इट यूज्ड टू बी मोर ऑन द हर्बल फ्रंट। Yes. It was- Concoction. एब्सोल्युटली, यस, हाँ। वो होती थी। हमने क्या का क्या बना दिया। हाँ। कॉफी, Breakfast tea. Exactly. The tea is derived from a breakfast culture. एब्सोल्युटली। Separate tea. तो ये हम सब ने हर चीज़, तो आजकल मतलब आप देखिए इंडस्ट्री वाले किस तरह से घुसते हैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड ग्रीन मार्केटिंग। ग्रीन मार्केटिंग क्या होता है कि उसमें सारे ब्रांड्स ने आजकल ये लगा दिया है, वो अपने लोगोज और अपने बैकग्राउंड को ग्रीन कलर में बनाते हैं ताकि प्लांट्स और इस तरह से दिखे, ताकि ये बता सके हम ग्रीन एंड ऑर्गेनिक हैं। Organic है. Visual विजुअल अपीयरेंस है। appearance. इसी हिसाब से एक बहुत बड़ी ड्रिंक कंपनी थी, एरेटेड ड्रिंक कंपनी थी, अभी भी है, फेमस है। तो उन्होंने एक मार्केटिंग करा था कि भाई आप हमसे ही खरीदे, बिकॉज हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट में वर्क करते हैं। प्लास्टिक को डिग्रेड होने में इतने हज़ारों साल लग जाते हैं, तो हमारे प्लास्टिक्स जो होते हैं वो रिसाइकल पे जाते हैं। तो सब लोग लेने लग गए। व्हाट पीपल डिडंट रियलाइज कि रिसाइकल केवल 8% प्लास्टिक होते हैं, रेस्ट इज गेटिंग डम्प्ड। सो पॉइंट है उसकी, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, हर जगह से दे विल ट्राई कि किस हिसाब से हम जितना ज़्यादा हो लोगों को इस लूप में फंसा दें कि भाई लोग पैसा 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 और अपग्रेड करना है, ये लेना है, सामने वाले ने गाड़ी ली मेरे को गाड़ी लेने, सामने वाले ने घर लिया मेरे को अपग्रेड करना है, विच इज़ एक्चुअली दे डोंट इवन रियलाइज दे डोंट नीड इट। Yes. तो तो अब ग्लैम अट्रैक्शन है ये। हाँ एग्जैक्टली। अब आप बोलोगे नहीं भाई मेरे को शौक है, मेरे को शौक है, तो ऑब्वियसली आप वो शौक पाल रहे हो, तो आप एक सिंपल सा मैथ्स, बहुत सिंपल सा एक चीज़ कर लीजिए। आप पोस्ट टैक्स, आप पहले दिमाग में कैलकुलेट करो, आप 100 रुपीज़ कमा रहे हो, आप पोस्ट टैक्स, लेट्स से पोस्ट टैक्स आपके पास 100 रुपीज़ बचता हुआ है, उसमें से आप निकाल लो कि भाई लेट्स से 50% इज सेविंग्स, इन्वेस्टिंग, माय फ्यूचर प्लानिंग, कॉन्टिजेंसी, ये सारी चीज़ें आपने कर ली, आपके पास 50% पड़ा हुआ है जो आपको उड़ाना ही है।
अब इस 50% से ही आप उड़ाओ, एज सिंपल कैप कर लो एक कैप कर अपनी लो स्पेंडिंग पे। अपनी उस पे। अब आप बोलोगे लेकिन फिर तो मैं कैसे वो मर्सिडीज अफोर्ड करूंगा? तो भाई फर्स्ट मेक योरसेल्फ डिजर्विंग टू Deserving. ओन दैट मर्सिडीज। देयर इज नो पॉइंट कि आप ईएमआई में हर महीने का आप 2 लाख का 1.5 लाख का ईएमआई भर रहे हो और उसके बाद अचानक से आपकी जॉब चले जाती है एंड देन यू हैव नो वेज टू एस्केप आउट ऑफ दिस मैट्रिक्स। Yes. तो आप ये लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन तो बढ़ेगी बट देर आर स्टिल वेज टू कंट्रोल दिस थिंग। एंड हाउ इट इज? फर्स्ट आपको उसको बीट करने के लिए इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि आप देखिए हम तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, सबसे बड़ा इन्फ्लेशन अभी हो रहा है हमारे देश में एजुकेशनल इन्फ्लेशन। Yes. आपको जान के हैरानी होगी, आपकी डॉटर है करेक्ट? Yes. हाउ ओल्ड शी इज? 7 years old. 7 years। राइट फ्रॉम बिगनिंग अब आप खुद नोटिस करोगे, धीरे धीरे आपको लग रहा होगा क्यूमुलेटिव, एक बार में पता नहीं लगता, क्यूमुलेटिव आप जब निकालोगे, आप दिल्ली में आप पढ़ाओगे बड़ा करोगे, टिल द एज ऑफ 24 यू वुड बी स्पेंडिंग अप्रॉक्स 3 करोड़। Fortunes लग गए। आपको अभी लग रहा है Every year there is a 9% increment in the fees. एंड दिस इज गोइंग टू 14%। Yes. Just 9% में मैं अपने उस पैसे पे रिटर्न भी अगर एफडी में रखूंगी तो नहीं कमा नहीं होगा। पाऊंगी। तो नाउ यू गेटिंग माय पॉइंट हाउ दैट मैं अब अगर किसी को बोल दूं कि आप अगर ये मैं 2025 में, आपका चलिए 7 इयर्स आप अहेड हो, 2025 में अगर किसी ने हाँ, फैमिली प्लानिंग plan करी, करके। बच्चा किया, लड़का या लड़की कोई भी हो, आप समझ लो उस बच्चे को पालने पोसने पढ़ाने में अगर आप मेट्रो सिटी में हो 3 करोड़ आपके जाने। मिनिमलिस्टिक एंड ये अनअवॉइडेबल अनअवॉइड एक्सपेंस है। अच्छा, और इसमें मैंने ये नहीं काउंट किया कि अगर आपके बच्चा जो मैं चाहूंगा पढ़ने में बहुत अच्छा हो और उसने ये कह दिया कि मेरे को आप ऑक्सफोर्ड भेज दो या लंदन बिजनेस Yes, स्कूल भेज दो yes. या हार्वर्ड भेज दो, Absolutely. तो आप उसमें और 1.5 करोड़ 2 करोड़ ऐड कर दो, आराम से। 5 करोड़ ये हम आज की बात आज कर की रहे है, हैं। तब तो और हो तब जाएगा। और 3 गुना 4 गुना आई बिलीव हो चुका so होगा। so now just imagine why it is so important to, अब जब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में रहना तो पैसा को मैनेज करना क्यों और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, बिकॉज आप प्लीज़ इस चीज़ को समझिए कि 3 करोड़ अभी आपको बड़ा लग रहा है, वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि दोनों स्पाउसेस को मेट्रो सिटीज़ में काम करना पड़ता है। गांव वाले बड़े आसानी से कमेंट कर देते हैं, अरे भाई हमारे गांव में तो देखो घर वाला काम करता है, लड़की। भाई आपके कॉस्ट और ये सारे डिफरेंस हैं, आपके एम्बिशंस डिफरेंट है। यहाँ पर आप जब मेट्रोज में आते हैं यू आर कंपेल्ड, बिकॉज अगर आपको ब्रेक इवन करना है बच्चे की पढ़ाई के साथ घर का मैनेज करने के लिए तो घर पे 1.5 लाख रुपए आने चाहिए। बिल्कुल सही बात है। सिंपल सी चीज़ है। एंड ये तो मैंने सिर्फ एक किड की बात करी है। एग्जैक्टली। आजकल तो डिंग कॉन्सेप्ट भी चल रहा है। Absolutely. डबल इनकम नो किड्स बिकॉज पीपल आर फियरिंग। एब्सोल्युटली। एंड देखिए इसमें डिबेटेबल हो सकता है, मैं कहूँगा ठीक है, दे आर एटलीस्ट बीइंग रियलिस्टिक। आप एक बच्चे को लेके आते हो और उसकी परवरिश भी नहीं कर पाते हो, दिन भर घर में झगड़ा होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है, तो वो बच्चे पे भी गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। रॉन्ग एग्जैक्टली। और फिर वो बच्चा बड़ा होके वो हेट्रेड फीलिंग रख लेता है अपने घर वालों के बीच में, फिर वो एक दैट्स ऑल टुगेदर डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट। यस तो ये आप प्लान करो। यस It's very wonderful to have a kid, but first you also plan accordingly. Just for the sake of कि भाई शादी हो गई अगले साल बच्चा करना है। एवरीथिंग कम्स विद अ कॉस्ट, तो ये वाली कॉस्ट को तो आप बिल्कुल भी फॉरगो कर ही नहीं सकते। एब्सोल्युटली। एंड ये कॉस्ट बढ़ेगी ही, बढ़ेगी, क्योंकि right. एजुकेशन का कॉस्ट इतना बढ़ रहा है। अब आपका उनका सस्टेनेबिलिटी का अब क्या होता है कि हम लोगों के टाइम पे क्या होता था, हम एजुकेशन करते थे तो एक कल्चरल इवेंट हुआ ये हुआ बस। अब आपको एक्टिविटीज़ का एनरोलमेंट करवाने पड़ते हैं। बहुत। बच्चा अगर स्विमिंग करने जाएगा फिर वो देखेगा कि अरे साथ में मेरा जो दोस्त आ रहा है उसके पास तो स्विमिंग कॉस्ट्यूम 2,000 रुपए का एक्स्ट्रा है, उसके पास 3 पेयर है, नाउ यू विल हैव टू ब्रिंग Buy दोस। that, yes. तो द पॉइंट इज कि देर इज नो वे यू कैन मूव आउट। तो एक ही तरीका है ना इसका, सिंपल सा है कि आप अपना वेल्थ बनाने के प्रोसेस पे भी पैरेलली ध्यान दो। 6% का इन्फ्लेशन 12% है, तो कुछ ऐसा एसेट में डालो कि एटलीस्ट 12% तो आपके रिटर्न बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल। और फास्ट एसेट्स में मत डालो। वो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हर इंसान स्टॉक मार्केट में ये सोच के आता है पहले कि भाई 12% बना लिए खुश हूँ, फिर उसके बाद उसको देखता है कि कोई एक व्यक्ति है जो क्लेम करता है मैं 50% साल का बनाता हूँ, वो 50% बनाने के चक्कर में जाता है और उसके बाद वो अपने कैपिटल का इतना डैमेज कर देता है कि वो 10 साल पीछे हो जाता है। बिल्कुल। ये पुल बैक थ्योरी बहुत, आई थिंक हम हर दूसरी स्टोरी यही सुनते हैं और यही यही हो रहा है। प्रॉब्लम है। आप खुद सोचिए, ग्रीड के चक्कर में लोग अपनी पूरी ग्रीड के चक्कर में, जस्ट टू एंड दिस कॉन्वर्जेशन, ग्रीड ऐसी चीज़ है कि दुनिया का एक टाइम पे रिचेस्ट इंसान भी नहीं बचा था। दुनिया के रेल रोड्स का कंसेप्ट लेके आए थे एक व्यक्ति जिनका नाम है वेंडरबिल्ट्स। वेंडरबिल्ट्स वाज वन ऑफ दोज पीपल हु हेल्प टू बिल्ड अमेरिका एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। 3 लोगों ने अमेरिका को बनाया था। वेंडरबिल्ट एक थे, जेपी मॉर्गन थे और एडिसन थे, और उनके साथ एंड्रयू कार्नेगी जो यूएस स्टील आज जो कहते हैं वो उनके मालिक थे। वेंडरबिल्ट आपको जान के हैरान हो गए उनका घर कितना बड़ा था जिस घर पे वो एक समय पे रहते थे। 1,35,000 स्क्वायर फीट का उनका घर था। उनका
घर ये था। पूरी सोसाइटी डेवलप हो जाएगी उतने में। उनने क्यों वो घर बनाया था? उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था और उसके अंदर 200 नौकर थे। उन्होंने ये घर इसलिए बनाया था क्योंकि बचपन से ना हमारा एक ईगो सप्रेस्ड होता है। जब गरीब इंसान होता है और वो देखता है बड़े बड़े आदमी को, तो लगता है एक दिन मैं इतना पैसा कमाऊंगा ना, तुम सबसे ज़्यादा दिखना चाहिए। फॉर दैट फ्लेम बॉयंसी उन्होंने अपने सारे रेल रोड प्रोजेक्ट्स के लोन इतना ज़्यादा लेके ये पूरा घर बनाया था। उस घर में वो मात्र 3 साल रहे और फिर निकल गए, क्योंकि उनके घर में सिर्फ 4 मेंबर थे। ये घर उनको हॉन्ट करता था कि इतना बड़ा घर, इतने नौकर ज़्यादा हैं, लोग कम हैं, तो उन्होंने छोड़ा। लेकिन उस घर के चक्कर में कर्जा इतना चढ़ गया, तो उस कर्जे में उनका पूरा एम्पायर खत्म हो गया। ईगो टसल थी वो। ईगो टसल। और ये उस समय का उन्होंने लाइफस्टाइल मेंटेनेंस के चक्कर में सब कुछ गवा दिया। तो पॉइंट इज, बड़े बड़े लोग ये एग्जाम्पल दे चुके हैं कि बिकॉज ऑफ द लैविश स्पेंडिंग, बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल, बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स, दे हैव गॉन इन द रॉन्ग वे। डेट, लेवरेज, आज हम बात करेंगे, इतिहास सारे गवाह हैं। विट्ठल माल्या जी जब थे, तो विट्ठल माल्या जी हमेशा सोचते थे कि फ्लेम बॉइंट लिविंग नहीं करूंगा, मैं सिंपल लिविंग करूंगा, हाई थिंकिंग करूंगा। ही बिल्ट अप एन एम्पायर। इनफैक्ट एक समय था जब अल्कोहल पे बैन लग गया था। जी Okay. हमारे देश में अल्कोहल पे बैन लग गया था, तो हड़कम मच गए थे, सारे लोग अपने फैक्ट्रीज बेच रहे थे। विट्ठल माल्या वाज सो इंटेलिजेंट, ही सेड कि नहीं, एक काम करेंगे, मैं इन सबको खरीदूंगा, क्योंकि ज्यादा दिन तक ये रेगुलेशन चल नहीं चल पाएगा, नहीं पाएगा, गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू सर्वाइवल ही मिलता नहीं है। इन्होंने कौड़ियों के दाम पे, लोग 1-1 करोड़ के बिजनेस 10-10 लाख, 5-5 लाख में बेचते थे, इन्होंने सब कंसोलिडेट करके यूनाइटेड ब्रेवरीज बना ली थी। Yes. That was a smart choice. He was always humble. He didn't want to come on the limelight. Page 3 में नहीं आना चाहता, and just see what happened in the next generation. Destiny had some other plans for him. Absolutely. और debt, and then dead. बिल्कुल एक सही तरीके बात से। है। yes. तो अगर हम सिंपल चीज़ें फॉलो करें लाइफस्टाइल में, 50% आपने पूरा कॉन्टिजेंसी, सेविंग और ये सारी चीज़ें उड़ाओ भाई। आप अगर 5 लाख कमा रहे हो, 2 लाख कमा रहे हो, 1 लाख आपने कर लिया, उड़ाओ भाई, अब 1 लाख उड़ाओ, हाँ। दैट्स इट। बट डोंट गो टू द एक्सटेंट कि आप 1 लाख कमा रहे हो और 1 लाख में से आप एंड टू एंड महीने में आपके पास 1,000 रुपए बच रहा है, 2,000 रुपए बच बिल्कुल रहा सही है। बात इट्स अ वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर वेयर पीपल हु आर इवन अर्निंग 3 लाख रुपीज पर मंथ, दे कम टू मी एंड से कि सर हमारे पास मंथ के एंड में 10,000 भी नहीं बच रहा। भाई कहाँ जा रहा है? मंथली एक्सपेंस को इतना, फिक्स एक्सपेंस, वेरिएबल एक्सपेंस इतने हाई लोन, कर लिए। ईएमआई, क्रेडिट कार्ड्स Yes, इतने हो गए हैं। yes. हर बने नया कैमरा, हर साल में 5 इंटरनेशनल ट्रिप्स। भाई साहब व्हाई? Because of the noise around. Because Instagram, of the Instagram, Instagram, YouTube. social media and fancies of life. So that means सर ने इस बात को बहुत और आसान कर दिया सुनने के लिए, क्योंकि हमने स्टार्टिंग ये बात की थी कि we want to simplify. Everyone who has watched us till here, प्लीज़ मेक अ प्लेज कि अब जब भी कोई सेल अनाउंस होगी ना, इम्पल्सिव बाइंग स्टोर में जाके नहीं करेंगे, इम्पल्सिव होके इन्वेस्टमेंट करेंगे। अगर ये प्लेज अगर हर ऑडियंस हमारी ले ले, तो एटलीस्ट जब उनके एक वेल्थ क्रिएट हो जाएगी, तो वो हमको याद तो करेंगे कि हमने एक राइट पीस ऑफ एडवाइस। अगर ये दे भी दी। ले लिया ना, and they even write in the comments I pledge, I think our work is done. yes. Because they would actually thank us after 10-15 years, because money saved is money earned. यस एब्सोल्युटली। और जिस स्पीड से हम ग्रोथ को परसीव कर रहे हैं, उसी स्पीड से प्राइसेस भी ग्रो कर रहे हैं। बोथ थिंग्स रन और पैरेलली। प्राइसेस बढ़ेंगे। मैं कह रहा हूँ बिल्कुल। भाई, आज जो आपको वड़ा पाव 25-30 रुपए में मिल रहा है, वो 100 रुपए में मिलेगा। हाँ, तो आप उसको लेके रो, आपके पास एक ऑप्शन ये है, दूसरा ऑप्शन है आप अपना वेल्थ ग्रो करो। बिल्कुल। तो हमने आज ना नटशेल में इतना सब कुछ डिस्कस कर लिया। 1-1.25 घंटे का जो एक कॉन्वर्सेशन हुआ है सर के साथ, ही हैज़ ईजिली टोल्ड एवरी पर्सन दैट कैसे आप अपने आप को कंपाउंडिंग से कोरिलेट करके, डिसिप्लिन से कोरिलेट करके, मिस्टेक्स अवॉइड करते हुए और इन्वेस्टिंग को अपना फ्रेंड बना के एक वेल्थ बना सकते फॉर द नीडफुल ईयर्स। एंड बिलीव मी, क्राइसिस आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कितने उन्होंने मार्केट के ब्रेकडाउन्स बता दिए, लेकिन मार्केट का रूल है ना, ऊपर जाना है। और इन्वेस्टमेंट का भी रूल यही बना लो कि इन्वेस्ट और करना है, तो बस पोर्टफोलियो बन जाएगा। तो सर, बिफोर वी एंड आर दिस कॉन्वर्सेशन, आई वांट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई हैड डन एज अ रैपिड फायर फॉर यू। ओके, तो लेट अस सी हाउ इट वर्क्स। रैपिड फायर थोड़ा डर का माहौल है, बट नहीं डर का आपके लिए क्या रैपिड फायर, आप तो खुद ही एक फायर है, तो हमें रैपिड होना पड़ता है आपके साथ। नहीं, सो अच्छा हाँ, इसमें हमने एक, आई हैव मेड इट लिटिल फन एंड पंची वर्जन ऑफ इट। सो द फर्स्ट वन इट सेज, इफ मनी कुड टॉक, what's the best thing it would tell a middle class saver? अरे वाओ, इफ मनी कुड टॉक, Talk. What it would say to a middle class saver? ओके, सेव मी। ये वाटर का कैंपेन नहीं है।
But yes, Yeah. save me No, and there would be a better version. I would हाँ. say invest me. invest me and keep it closer to me. Yeah, keep it closer to हमेशा me. अपने साथ रखें. And respect me. बहुत Respect. सारे Yes, emails yes, भेजी. totally. I totally agree. Yes. Wonderful. Question number 2. Earn more or spend smarter? You have to earn more or you have to spend smarter. Which one wins the wealth game? Oh, actually, the both are essential, but I would say spend smarter. Yes. This is what I was looking from you. Yeah, spend smarter. Spend smarter, yes. Because इतना तो समझा दिया guys, अब तो समझ जाओ. इससे ज़्यादा नहीं समझा पाएगा कोई आपको. Yes. Okay. You have got 10,000 rupees. Invest it, save it, blow it on a vacation. 10,000 rupees invested, save it, blow on a vacation. I would. This is the only 10,000 I am left with. That's Abhi. you. Okay, Abhi. that's on me. Every 10,000 you have in your hand. Although a lot of people would think मैं बोलूँगा पहला option, but नहीं, मैं नहीं कहूँगा. I would pick the third option. Yes. हमने इसको funny तो करना ही था ना. I क्योंकि would- समझा चुके हैं हम already. हाँ बिल्कुल बिल्कुल बट 10,000 है तो यार जाओ, करो, घूम travel. के आओ. क्योंकि वैसे भी आप इन्वेस्ट करोगे 15% में भी सिर्फ आप कंपाउंड करोगे इट्स नॉट इजी ट्रेड कर लोगे तो वो भी उड़ Yes, जाएगा तो yes, उससे बेटर yes. है बढ़िया तो उन्होंने इस बात में एक और चीज़ बता दी कि आपकी इन्वेस्टमेंट टिकट पे भी डिपेंड करता है कि आप उससे क्या कर सकते हो. आइसोलेट 10,000 रुपए में किसी अच्छे धाम में जाओ. इफ यू वुड हैव सेड 10,000 एवरी मंथ आई Every वुड month, आई वुड हैव yes, टेकन yes. फर्स्ट ऑप्शन बट ये आपने उनको आइसोलेशन के लिए दिया. हाँ आइसोलेशन के लिए हाँ क्लियर कर कि दिया हमने इतना सब कुछ जो आज बताया इस 10,000 रुपए लेके जाओ, हाँ. इंट्रोस्पेक्ट करो, उसको एब्जॉर्ब वो करो. वही बोलेंगे बोले अभी पर लास्ट में पलटी खा गए तो ट्रैवल करने निकल लिए नहीं, पर ये पर्पसफुल ट्रैवल है. करेक्ट है ना? करेक्ट हाँ मीनिंगफुल. you get to learn a lot through travel We have not spoken about gold and silver so far, which is the hot topic today. So the next question is, do you still recommend buying gold and silver? yes I recommend buying silver. Okay. Yes, I You still see- silver in the sense on the digital versions, Digital. ETFs or via mutual funds. That is what I You would see a suggest. positive rally? Yes, there are multiple reasons. Even gold for that matter, silver would be more volatile. Silver ज़्यादा volatile होता है. Gold आप ऐसे समझिए एक सिंपल सा देखिए चाइना सबसे ज़्यादा रिजर्व्स बनाते जा रहा है लास्ट 2 साल से गोल्ड के ऊपर जिसके कारण बहुत एस्केलेटेड लेवल हो गई है गोल्ड इज़ एन इंडिकेशन वेन एवर देर इज़ केओस अक्रॉस द ग्लोब द मोस्ट सेफेस्ट हेवन इज़ गोल्ड सबसे ज़्यादा लोग गोल्ड पे लगाते हैं एंड इसलिए आप देखोगे कि गोल्ड भी एक ऐसा एसेट क्लास था जिसने 2017-18 तक इतना ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया था एंड सडनली इट हैज़ जस्ट स्पाइक्ड अप लाइक एनीथिंग द थिंग इज़ कि मेरे को अभी भी काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल अनसर्टनिटीज़ ऑन द जियोपॉलिटिकल टेंशंस दिखती हैं सो देर वुड बी अ लॉट सब्सटेंशियल amount would be going on gold but why did I say silver because silver का industrial usage is ज़्यादा silver is still considered मेरे हिसाब से एक undervalued segment है there is something called हम उस पे देखते हैं gold to silver का ratio देखते हैं उसका एक simple सा एक maths ये कहता है कि जब भी 1 किलो सोने पे आपके पास 60 किलो का सिल्वर आ जाता है वहाँ पर वो ओवरबॉट होने लग जाता है ओवरबॉट गोल्ड होने लग जाता है और अभी क्या हो रहा है कि 1 किलो 100 जा रहा है तो वो सुपर ओवरबॉट हो रहा है गोल्ड तो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिख रही है वो रुकेगा और सिल्वर में एक पोटेंशियल सिल्वर के इंडस्ट्रियल यूजेजेस भी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं उसको स्टोर ऑफ वैल्यू भी माना जा रहा है सो कहीं ना कहीं एंड सिल्वर इंटरेस्टिंगली almost 2.5 या 3 years back in a podcast like this मैंने कहा था कि silver is going to blow up like anything and I'm It glad has जिन लोगों ने देखा होगा happened, that has blown up really well I still see significant also one final reason why I feel either of the अगर आपको थोड़ी सिक्योरिटी चाहिए आपको थोड़ा स्टेबिलिटी चाहिए गोल्ड वुड बी अ बेटर ऑप्शन बिकॉज गोल्ड अगर एग्जांपल दे रहा हूँ 10% गिरेगा तो सिल्वर 20% गिरेगा ओके वॉलेटिलिटी की वजह से बट बढ़ने के टाइम पे भी सेम चीज होगी बीटा उसका ज़्यादा है और अनदर थिंग इज कि आने वाले 2026 तक मैं ये देख रहा हूँ कि जो फेड होगी वो करीब करीब 4 से 6 रेट कट्स करेगी ओके हाँ फर्दरमोर या इंडिया में थोड़ा कम होगा बिकॉज हमारी टाइटनिंग पॉलिसीज अच्छी हैं आरबीआई कहीं ना कहीं हैट्स ऑफ बुराई हम बहुत अच्छे करते हैं तारीफ भी करना चाहिए कि हमारी पॉलिसीज अच्छी हैं हमारे आरबीआई अच्छी देखती हैं सारी चीज़ें तो 3-4 होंगी बट कहीं ना कहीं दैट विल हैव अ शिफ्टिंग ऑफ फंड्स ऑन द गोल्ड पार्ट गोल्ड एंड दिस थिंग तो ये वाली चीज़ है तो येस आई वुड से यस एंड मैं एक चीज़ इसमें और ऐड करती हूँ कि जिन लोगों को लगता है कि गोल्ड महंगा है अभी नहीं लेने वाले हमने क्राइसिस में उसको एक सपोर्ट देख लिया वर्ल्ड में जब नेक्स्ट क्राइसिस आने वाला हो तो पहले ही खरीद लेना क्योंकि वॉर या कुछ भी सिचुएशन होता है सबसे पहले सबका पैसा उधर ही जाता है क्योंकि हिस्टोरिकली प्रूवन एसेट वही है ना तो लर्निंग ले ली इस वाले एपिसोड से जो लोग नहीं खरीद पाए उन्होंने लर्निंग तो ले ली एंड अगेन मैं कहूँगा गोल्ड भी कह रहा हूँ तो डिजिटल गोल्ड आई एम नॉट सेइंग फिजिकल गोल्ड क्योंकि उसमें ज्वेलरी लोगे तो मेकिंग चार्जेस और ये सारी चीजें और अब तो प्रीमियम पे भी मिल रहा है रॉ गोल्ड एब्सोल्युटली तो बेटर है
अच्छा, गोल्ड का आपने पूछा था कि इंटरेस्टिंग, इसमें इनसाइड में डाल देता हूँ। गोल्ड लेने के लिए काफ़ी लोग दुबई चले जाते हैं, ठीक है, हाँ, दुबई से हाँ। कोई सेंस नहीं है अब नहीं है। क्योंकि पहले क्या होता था कि आप देखो, कस्टम लगता था, ड्यूटी लगता था, ये सारी चीज़ें करके हुँ, करीब 15% एक्स्ट्रा दे देते थे। अब अगर आप गोल्ड इंडिया में ही लेते हैं तो जो सारे टैक्स स्लैब्स चेंज हो गए हैं, तो हमको 5% लगता है, और दुबई में भी जाते हो तो वैट वहाँ पे जो लगता है वो 5% लगता है। हुँ। तो उल्टा आना जाना रहना खाना पीना आपका खर्चा हो जाएगा। हाँ, तो उससे बेटर है आप इंडिया में ही, यही अगर है। आप एज एन इन्वेस्टिंग पर्पज या एज अ कल्चरल वैल्यू भी ले रहे हो तो आप इंडिया पे ले लो, आपको डिज़ाइन भी बेटर मिलती है इंडिया में। डिज़ाइन भी और प्योरिटी का भी अब वो प्योरिटी इश्यू खत्म हो खत्म गया हो है। गया ना, क्योंकि अब स्टैंडर्ड्स, वही मैं कह रहा हूँ, रेगुलेशन नॉट जस्ट इन स्टॉक मार्केट, एवरीवेयर हैज बिकम सो गुड यस, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ पॉलिसी मेकर्स को हमको अप्रिशिएट करना चाहिए कि ये चीज़ें हो रही हैं। यस। तो नहीं तो पहले जो बहुत डर्टी होता था ना, काला धन सारा आ जा रहा है इधर उधर, वो सारी चीज़ें अभी बहुत हद तक कम हो गई। आई एम नॉट सेइंग कंप्लीटली एलिमिनेटेड, बहुत हद But तक it कम is हो गई, a lot has been worked on it. एंड दैट इज वर्किंग इन आवर फेवर। Last question of the this podcast series, because I am sure जितना आप लोगों ने सुना है आप लोग दोबारा बोलेंगे we will bring him again for the episode 2 because बहुत कुछ जानना बाकी है अभी इनके knowledge center से. So last question is, if you had to tweet the secret to getting rich, what it would say? One tweet. One tweet, okay. Although it might sound cliche, but first learn and then remove the L. That is Oh wow, yeah. that's great. So learn and then remove the L out L, of it. So you will yes, earn. yes, Oh wow, this absolutely. is a perfect closure statement for today. So guys, I am so overwhelmed today. Having him on the show is one of my dreams. मैंने स्टार्ट करते वक्त नहीं सोचा था कि मुझे इनको होस्ट करने का मौका मिलेगा जल्दी से. आई एम सो थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग योर प्रीशियस टाइम and we look forward to your more knowledge which you are spreading very wisely and hope to see you very soon again. Thank you so much for Thank inviting you. me. It was wonderful Thank you. conversation. Thank you Thank you so so much. much.